हर तरफ पसरी हुई खामोशी और रात के सन्नाटे को चीरते हुए उस चाकू से टपकते खून की आवाज़ ने मार्को के दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी। दूर दूर तक इंसानी हलचल का नामो निशान न था। सड़क की दूसरी ओर वाली दीवार पर पड़ती उस शख्स की परछाई के अचानक गायब हो जाते ही मार्को की आंखें खुल गई। आज फिर उस सपने ने मार्को के मन में हलचल मचा दी थी। कुछ दिनों से सपने में आने वाला ये खौफनाक मंजर उसे बार बार परेशान कर रहा था। ना जाने कितनी ही बार उसने उस खूनी चेहरे को देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो उस शख्स के चेहरे से रूबरू होने ही वाला होता था कि उसकी नींद खुल जाती थी और वो चौंक कर उठ जाता था। कहने को तो लेखन कार्य मार्को के अकेलेपन को बिताने का एक जरिया था, लेकिन गुजर बसर करने के लिए पैसे की ज़रूरत ने उसे एक लेखक बना दिया था। उसने कितनी ही डरावनी और मर्डर मिस्ट्री न सिर्फ लिखी थी, बल्कि अपनी कहानियों में उस मिस्ट्री को सुलझाई भी थी। लेकिन सपने में दिखाई पड़ने वाला ये चेहरा अब तक उसके लिए एक पहेली ही था। एक दौर था जब मार्को की लिखी कहानियाँ लोगों के लिए चर्चा का विषय थी, लेकिन यहाँ भी उसकी बदकिस्मती ने उसका पता ढूंढ ही लिया। कुछ समय पहले पेपर में एक समाचार छपी थी जिसमें एक बिजनेसमैन के बेटे का उस समय खून हो गया था। जब वो रात को अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर घर लौट रहा था और उसकी लाश उसके कार में मिली थी। पुलिस द्वारा छानबीन में उस कार से और तो कुछ नहीं मिला, लेकिन हाँ, मार्को की नई प्रकाशित मर्डर मिस्ट्री बुक द शैडो मिली थी। हो सकता है कि जिसका खून हुआ हो वो उस किताब को पसंद करता हो, लेकिन यहाँ हैरानी की बात तब हुई जब उसका खून उसी तरह किया गया था जैसे कि उस किताब में लिखा हुआ था। मार्को संदेह के घेरे में आ गया था। उससे पूछताछ भी की गई, लेकिन पुलिस के पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं था कि इस सब में उसका कोई हाथ है। कुछ दिनों तक ये घटना अखबार की सुर्खियों में रहा और उसका नतीजा ये हुआ कि मार्को की लिखी किताबें कम बिक रही थी। वहीं दूसरी ओर उसकी पड़ोसियों का रवैया भी उसके लिए बदलने लगा। धीरे धीरे मार्को गुमनामी का शिकार होता जा रहा था। उसके पिता का घर अब उसकी एक मात्र पूंजी थी। मार्को पूरा दिन घर में ही बंद रहता। किसी से मिलना तो दूर, बातचीत भी नहीं होती थी। कुछ दिनों से मार्को के मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ घुमड़ रही थी। गुस्सा, घबराहट, ईर्ष्या, झुंझलाहट आदि प्रकार के भावों से निकलने का एकमात्र रास्ता उसे कलम की ओर ले जा रहा था। उसने कागज कलम उठाया और लिखना शुरू किया, लेकिन समस्या यह थी कि वो लिखे भी तो लिखे क्या। इतने दिनों से घर में बैठे बैठे उसने आसपास के लोगों को गौर से देखा था, जो शायद वो पहले नहीं देख पाया था। इस बार उसने कुछ अलग लिखने का मन बनाया। उसके सामने वाले घर में लूसी आंटी रहती थी, जो स्वभाव से बहुत ही अच्छी थी और कभी कभार वो मार्को को किसी काम से बाहर जाते देखती तो देखकर मुस्कुरा देती थी। और इसकी वजह थी कि लूसी की कोई संतान नहीं थी, और अगर होती तो मार्को के उम्र की ही होती। लूसी आंटी के बारे में सोचकर मार्को ने लिखना शुरू किया। रात को 11 बजे तक सो जाने वाला मार्को को पता ही नहीं चला कि लिखते लिखते रात के 1 कैसे बज गए। तभी लूसी के घर से लड़ने झगड़ने की आवाज़ आने लगी। मार्को ने खिड़की से झांक कर देखा तो लूसी और उसका पति पिंटो झगड़ रहे थे। पिंटो अक्सर शराब पीकर आता और इसी तरह लूसी से झगड़ता था। संयोग से आज मार्को जगा था तो उसने पिंटो का यह रूप देख लिया, जो अब तक उससे छुपा हुआ था। ये सब देखकर उसका मूड खराब हो गया और वह सोने चला गया।
बार बार उसकी आंखों के सामने लूसी का हंसता हुआ चेहरा उभर कर आ रहा था। हमेशा सबके सामने मुस्कुराने वाली लूसी हकीकत में इतनी उदास होती होगी ऐसा मार्को ने कभी सोचा भी नहीं था। सुबह जब मार्को जगा तो लूसी के घर के पास भीड़ इकट्ठा थी। उसने लोगों को कहते सुना कि हो ना हो पिंटू का जुए में किसी से झगड़ा हुआ होगा और उसी वजह से उसका खून हो गया होगा। पुलिस आई, बारी बारी से सबसे पूछताछ भी हुई, लेकिन कुछ हाथ ना लगा। हाँ, लेकिन पुलिस के जाने के बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अच्छा हुआ उस जैसे शराबी और जुआरी से लूसी के साथ साथ कॉलोनी को भी छुटकारा मिल गया। उसी रात मार्को के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर दस्तक सुनकर मार्को अनमने भाव से जगा। नींद से भरी आंखों में जब घड़ी की ओर देखी तो वो सोच में पड़ गया कि रात के 2:30 बजे किसे उसकी ज़रूरत आन पड़ी। फिर उसका माथा ठनका कि कहीं दरवाजे के उस पर लीजा तो नहीं है। ये ख्याल आते ही वो फुर्ती से उठा और लाइट जलाना ही चाहा कि उसके हाथ कुछ सोचकर रुक गए। नहीं, लाइट जलाना सही नहीं रहेगा। अगर इस वक्त किसी ने उसे यहाँ आते देख लिया तो सबको सब कुछ पता चल जाएगा और वो ये कभी नहीं चाहेगा जब तक कि लीजा की सहमति ना हो। मार्को ने धीरे से दरवाज़ा खोला। जिसकी आने की आशंका थी वो तो नहीं थी, पर गलियारे से आ रही रोशनी में उसने देखा कि 13-14 साल का एक लड़का वहाँ खड़ा था जो बेहद ही कमज़ोर नज़र आ रहा था। उसकी आंखों के नीचे बने गहरे निशान बता रहे थे कि उसका नींद से कोई वास्ता न था। उसके शरीर पर कहीं ना कहीं कुछ जख्म भी थे। एक नज़र में उस लड़के के पूरे शरीर का मुआयना कर जब मार्को की नज़रें उसके चेहरे की ओर गई तो उसने पाया कि वो लड़का अब भी फटी आंखों से एकटक उसे ही देखे जा रहा था। मार्को के दिल में कुछ खटकने लगा और गर्दन घुमाकर उसने आसपास देखा, पर वहाँ इन दोनों के अलावा कोई और नहीं था। इससे पहले कि मार्को उस अनजान आगंतुक से वहाँ आने का कारण पूछता, उल्टा उस लड़के ने ही पूछ लिया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मार्को हैरान परेशान सा उस लड़के को देखता रह गया जो अभी भी अपलक उसे घूरे जा रहा था। अब कहने की बारी मार्को की थी, मगर हैरानी की बात ये थी कि मार्को का जवाब सुने बगैर वो लड़का वहाँ से मुड़ा और चला गया। कुछ देर तक मार्को उसे निहारते हुए यही सोच रहा था कि ये क्या कहकर गया वो लड़का, कुछ समझ नहीं आया। इस उधेड़बुन से निकलकर जब तक वो उसके पीछे जाता तब तक वो लड़का अपने गंतव्य तक जा चुका था। मार्को कमरे में लौट आया और सिगरेट सुलगाकर कुर्सी पर बैठ गया। अब भी उसकी नज़रें दरवाजे पर ही लगी थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि उस बच्चे ने उससे ऐसा क्यों कहा होगा। खैर, उस बच्चे ने जो भी सोचकर उससे कहा, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि वो यहाँ से नहीं जा सकता था। आज उस बच्चे ने मार्को को उसके बचपन की याद दिला दी थी। मीरा और जैकी की अपनी कोई संतान ना थी, इसलिए उन्होंने मार्को को एक अनाथ आश्रम से गोद लिया था। मीरा का पूरा दिन बच्चे के साथ गुजरता था क्योंकि जैकी काम की वजह से बाहर ही रहता था। एक दिन जब मीरा ने आधी रात को चोरों की तरह घर में घुसते जैकी को देखा, तब जाकर उसे जैकी के 2 नंबर के धंधे के बारे में पता चला। गलत लोगों की संगति में आकर जैकी बिगड़ चुका था और जब मीरा उसे समझाती तो वो मारपीट करने लगता। ऐसे माहौल में मीरा का अपने बेटे मार्को के साथ रहना मुश्किल हो चुका था। रोज़ रोज़ के झगड़े से मीरा अंदर ही अंदर घुटती रहती थी।
फिर एक दिन मीरा को पता चला कि जैकी गलत काम करते हुए पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया। ये सुनकर मीरा को गहरा धक्का लगा और एक दिन वो भी मार्को को अकेला छोड़कर चल बसी। मार्को एक बार फिर से अनाथ हो गया था। समय बीतता गया और अकेलापन बढ़ता गया। धीरे धीरे शराब और सिगरेट उसके साथी बन गए थे और ऐसे में वो कागज़ पर अपने मन की बातों को लिखने लगा। आज दरवाजे पर दस्तक देने वाले उस लड़के के बारे में सोचकर मार्को को अपने 12 साल पीछे की यादों को ताज़ा कर दिया था। अगले दिन जब मार्को खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर आने जाने वाले लोगों को देख रहा था तो उसकी नज़र एक बूढ़ी महिला पर पड़ी। लेकिन ये मार्को के लिए हैरानी की बात नहीं थी। वो तो उस बूढ़ी महिला के साथ जा रहे लड़के को देख रहा था। उसे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। मार्को ने उसे पहचान लिया और उसे आवाज़ लगाने ही वाला था कि हे यो, तुम तो वही लड़के हो ना जो रात में मेरे दरवाजे पर थे। लेकिन मार्को ऐसा कह ना पाया क्योंकि उसने देखा कि उस लड़के के साथ जो बूढ़ी महिला थी वो उसके साथ बड़ी बेरुखी से पेश आ रही थी। कभी वो महिला उस लड़के के कान ऐंठती तो कभी पीठ पर एक धौल जमा देती। तभी सामने से आती लिजा ने उस लड़के को अपनी ओर खींचती हुई उस बुढ़ी से बोली, आंटी छोड़ दो बेचारे को। अरे काहे का बेचारा, इसके माँ बाप तो मर गए लेकिन इसको मेरे सिर मढ़ गए। एक भी काम इससे ढंग से नहीं किया जाता, बस पूरा दिन रोता रहता है। आज इसकी अच्छे से मरम्मत करती हूँ। उस बूढ़ी महिला ने मुंह बनाते हुए लीजा से इतना कहा और उस लड़के को खींचती हुई घर की ओर ले गई। लीजा असहायों की तरह बस उसे जाती देखती रही, ये जानते हुए कि उस बच्चे को मदद की कितनी ज़रूरत है। मगर वो मजबूर थी। आखिर वो करती भी तो क्या? अगर वो किसी की मदद कर सकती तो वो पहली खुद ही होती। ऐसा नहीं था कि उस बुढ़िया से किसी ने कुछ नहीं कहा। इससे पहले कई बार लोगों ने उस बुढ़िया को समझाया, यहाँ तक कि पुलिस ने भी धमकी दी, लेकिन सब बेअसर था। अब तो आसपास के लोगों ने बूढ़ी महिला के बेरुखी से पेश आने की वजह से बातचीत भी बंद कर दी थी। बस एक लीजा ही थी जो हर रोज़ उसे टोक दिया करती थी। लीजा जब वहाँ से जाने लगी तो उसकी आंखें खिड़की के उस पार खड़े मार्को से टकराई, जिसके दिल में लीजा के लिए खास जगह तो पहले से ही थी। लेकिन उसकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि अपने दिल की बात उससे कह पाता। और शायद लीजा ने भी उस दिन का इंतज़ार करने की ठान ही ली थी। वो मार्को की मुश्किलें और नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। अगले दिन जब मार्को खिड़की के पास खड़ा चाय पी रहा था तो उसने देखा कि लीजा उस रात वाले लड़के का हाथ पकड़कर उसके घर जा रही थी और कुछ परेशान सी दिख रही थी। मार्को की नज़र लीजा पर टिकी हुई थी, लेकिन वो ये नहीं देख पाया कि उस लड़के की निगाह मार्को पर ही जमी हुई थी। मार्को का मन ये जानने को बेचैन हो रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि लीजा ने आओ न देखा था और उस लड़के का हाथ पकड़कर उसके घर की ओर जा रही थी। आखिर माजरा क्या है? ये सोचते हुए वो घर से बाहर आया तो देखता है कि उसके घर के आगे लगे हुए लिली के गमले उबड़ खाबड़ मिट्टी पर रखी हुई थी। मार्को हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने मिट्टी को समतल किया और उस पर गमले को वापस रख दिया। मार्को के घर के बाहर लगा लिली का फूल, ये पौधा उसकी माँ मीरा ने लगाया था। छोटी उम्र से ही वो उसे पानी देता, उसकी देखभाल करता था। मीरा के जाने के बाद तो उसे इस पौधे से और भी लगाव हो गया था।
पिछली बार जब लूसी आंटी के पति पिंटो की मौत हुई थी, तब भी गमला ऐसे ही स्थिति में था जैसा कि आज है, लेकिन तब मार्को ने इस ओर ध्यान नहीं दिया था। आज जब फिर से गमला उसी स्थिति में था तो मार्को को कुछ हैरानी तो हुई कि भला इस लिली के पौधे से किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है, लेकिन इस ओर ध्यान ना देते हुए वो घर के भीतर आ गया। टेबल पर हाथों के बीच सिर को टिकाकर मार्को सोचने लगा कि क्या किस्मत पाई है उसने। अनाथालय के हर बच्चे की तकदीर में माँ बाप और घर नहीं लिखा होता। ऐसे में उसे मीरा जैसी माँ, एक घर और पिता का नाम मिला, पर वो भी उससे छिन गया। दोस्त के नाम पर भी कोई नहीं था, क्योंकि दो बार अनाथ होने के बाद उससे कोई दोस्ती या मेलजोल रखना नहीं चाहता था। ऐसे में एक लीजा ही थी जो हम उम्र होने के कारण उसे बहुत अच्छे से समझती थी, बिना इस बात की परवाह किए कि वो कौन है, कहाँ से आया है। मार्को की हर लिखी कहानी पहले लीजा ही पढ़ती और अपनी अच्छी बुरी टिप्पणियों से मार्को का हौसला बढ़ाती। एक समय ऐसा भी आया जब मर्डर केस की वजह से उसकी किताबें कम बिकने लगी और पड़ोसियों ने उसकी खोज खबर लेनी कम कर दी। तब भी लीजा ने उसका साथ नहीं छोड़ा और वो जानती थी कि कम बोलने वाला मार्को हमेशा की तरह मुस्कुराता रहेगा और अपने भीतर की कुलबुलाहट कभी उसके सामने जाहिर नहीं होने देगा। समय के साथ साथ मार्को और लीजा की दोस्ती प्यार में बदल गई। बस अब इजहारे चाहत बाकी थी। लेकिन कहते हैं ना कि वो प्रेम कहानी ही क्या जिसमें कोई मुश्किल ना हो। लीजा की माँ को उसका मार्को से मिलना जुलना पसंद नहीं था। लीजा भी अपनी माँ में आए इस बदलाव को देखकर असमंजस में थी, क्योंकि जब मार्को अपना नाम बना रहा था तब उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं था, लेकिन जैसे ही मार्को के बुरे वक्त ने उसका दामन थामा, सबने उसका साथ छोड़ दिया। इस सब से मार्को बुरी तरह से टूट गया था। अपने आसपास उसने अकेलेपन की दीवार सी बना ली थी। खैर, मार्को अब भी इसी उधेड़ बुन में था कि उसे उस लड़के, जिसे सब मिंकू कहकर बुलाते हैं, के पास से सहानुभूति के लिए जाना चाहिए या नहीं, कि तभी उसने उधर से गुजर रहे कुछ लोगों को आपस में बात करते हुए सुना, जो अभी अभी मिंकू के घर से होकर आ रहे थे। उनमें से एक ने कहा, बेचारा मिंकू, पहले माँ बाप ने उसका साथ छोड़ दिया और अब उसकी बूढ़ी दादी ने। क्या ही किस्मत पाया है बेचारा, फिर से अनाथ हो गया। दुख की बात तो यह है, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। उस बच्चे के लिए तो वो बुढ़िया काल ही थी, और अगर उसे कुछ कहने जाओ तो मोहल्ले वालों से भी लड़ती रहती थी। हाँ, सही कह रहे हो। और फिर हम सब भी तो है, मिलकर मिंकू को संभाल लेंगे। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि आखिर उस बुढ़िया को मारा किसने होगा। उसके जख्म देखकर तो लग रहे थे कि किसी धारदार हथियार से वार किया है कातिल ने। कुछ दिनों पहले लूसी के पति पिंटो की जब हत्या हुई थी तो उसके शरीर पर भी इसी तरह के घाव थे। कहीं ये दोनों हथियारे एक ही आदमी का काम तो नहीं? अरे नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जरूर उस बुढ़िया से किसी की लड़ाई हुई होगी और उसी ने उसे मर्डर कर दिया हो। वैसे इन दिनों जो भी वारदातें हमारे आसपास हो रही हैं, उनसे हमें सावधान रहना चाहिए। हमारे मोहल्ले में इस तरह की घटनाओं का होना सही नहीं है। वैसे पुलिस भी तो है, वो सब कुछ पता लगा ही लेगी। बाहर खड़े लोगों के बीच चल रही बातचीत को सुनकर मार्को वहीं ठिठक गया। उसने बूढ़ी महिला के घर की ओर जाना सही नहीं समझा, और फिर लीजा भी तो वहीं होगी, ये सोचकर कि क्या जवाब देंगे उसे। वो वापस अपने कमरे में आकर सिगरेट सुलगाकर बैठ गया।
लेकिन उसका ध्यान बार बार उस लड़के मिंकू की तरफ या फिर उसकी कही हुई बातों की तरफ जा रहा था। कमरे में इधर उधर चहलकदमी करते मार्को को कुछ समय या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो थक कर सोफे पर बैठ गया और कुछ देर बाद उसकी आंखें लग गई। जब वो उठा तो शाम के 5 बज चुके थे। कुछ खाने की इच्छा हुई तो देखा कि घर में ब्रेड तक नहीं था। वो पास की दुकान से ब्रेड लेने चला गया। लौटते समय वो उस मोड़ के पास ठिठक गया जहाँ से लीजा का घर कुछ ही दूरी पर था। अचानक से उसके कदम उस ओर बढ़े चले जा रहे थे और वैसे भी बहुत दिनों से मार्को ने लीजा से अपनी दिल की बात भी नहीं कही थी। लीजा के घर से कुछ ही दूरी पर मार्को के कदम रुक गए क्योंकि घर के भीतर उसकी माँ उस पर जोर जोर से चिल्ला रही थी। जब मार्को के माता पिता नहीं थे तब सोचता था कि लीजा लकी है जो उसके माँ बाप है, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि लीजा की माँ उसकी सौतेली माँ है जिसे लीजा फूटी आँख नहीं सुहाती थी। लीजा के पिता जहाज पर नौकरी करते थे, इसलिए उनका घर आना कम ही होता था और यही वजह थी कि वो अपनी परेशानी उन्हें बताकर उनकी मुश्किलें और नहीं बढ़ाना चाहती थी। लीजा चुपचाप अपनी माँ के जुल्मों सितम सहती रही। आज मार्को को लीजा का उस लड़के मिंकू के लिए सहानुभूति रखना समझ आ गया था, क्योंकि जिस पर बीतती है वही समझता है। मार्को ने चुपचाप वहाँ से चले जाना ही बेहतर समझा। जब वो जाने के लिए मुड़ा तो देखा कि लीजा बालकनी में उस लड़के मिंकू को खाना खिला रही थी। यह देखकर वो समझ गया कि लीजा की माँ को उसका मिंकू को अपने घर लाना पसंद नहीं आया और इसी कारण वो चिल्ला रही थी। अपने गुस्से को काबू करते हुए मार्को घर लौट आया। उसकी भूख तो कब की मर चुकी थी। लीजा के लिए सोचते सोचते मार्को कुर्सी पर ही सो गया। रात का सन्नाटा गहरा छाया हुआ था। जब अपने अपने घरों में सब चैन की नींद सोए हुए थे, लेकिन 2 आंखें ऐसी थी जो आज की रात फिर से सड़कों पर अपने अगले शिकार की ओर बढ़ रही थी। अचानक वो शख्स मार्को के घर के आगे लगे लिली के पौधे के पास वाली मिट्टी को खरोचने लगा। ना जाने क्या ढूंढ रहा था। मोड़ से कुछ आगे जाकर उसके कदम लीजा के घर की ओर मुड़ गए। तो क्या आज लीजा उसका शिकार बनेगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मार्को ने तो अपने दिल की बात अभी लीजा से कही भी नहीं। तो क्या उसका प्यार अधूरा रह जाएगा? हमारे और आपके मन में ऐसे कई ख्याल आना लाजमी है, लेकिन इस बात से शायद ही उस हत्यारे को फर्क पड़ता था। ऐसा लग रहा था कि उसके सिर पर खून सवार है। वो अपनी धुन में लीजा के घर की ओर चला जा रहा था। पाइप और दीवार के सहारे वो बालकनी में चढ़ गया और उससे लगे कमरे को सावधानी से धक्का देकर खोलते हुए अंदर चला गया, मानो जैसे उसकी आंखें जानती थी कि उसका शिकार इस वक्त कहाँ होगा। अपलक आंखों से ताकता वो खूनी आगे बढ़ा तो सामने लीजा सोई हुई थी और पास ही दूसरे खाट पर मिंकू सोया हुआ था। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि वो शख्स वहाँ न रुककर आगे बढ़ गया। तो फिर उसका शिकार कौन है? हाथों में धारदार चाकू पकड़े वो दूसरे कमरे में गया जहाँ लीजा की माँ सोई हुई थी, जिसे देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने बिना एक पल गवाए उस पर चाकू से वार कर दिया। कर्राहती हुई लीजा की माँ जब तक कुछ समझ पाती तब तक उस शख्स ने अपना काम को अंजाम दे दिया था। उस हथियारे की ओर देखकर लीजा की माँ सन्न रह गई और फिर कुछ ही पल में उसकी सांसें हमेशा के लिए बंद हो गई। उस हथियारे का मकसद पूरा हो चुका था। वो जैसे लीजा के घर में आया था वैसे ही चला भी गया था, एकदम चुपचाप।
लौटकर वो वापस उसी लिली के पौधे के पास आया। वहाँ की मिट्टी खुरेदी और उसमें अपने हथियार छुपाकर जाने को मुड़ा। लेकिन ये क्या, कोई उसके पीछे खड़ा है। पर ये कौन हो सकता है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उस खूनी के पीछे खड़े अजनबी ने उससे पूछा। आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल तो कुछ सुने सुने से लग रहे हैं ना? हाँ, ये तो मिंकू के प्रश्न हैं जो उसने उस रात मार्को के दरवाजे पर दस्तक देकर पूछी थी। तो क्या इस खूनी के पीछे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। ये मिंकू ही है जो आजकल लीजा के घर उसके साथ ही रह रहा है। जब ये खूनी लीजा की माँ को मौत के घाट उतार रहा था तो मिंकू ने इसे देख लिया। इतना ही नहीं, उसका पीछा करते करते आज उसे रंगे हाथों पकड़ भी लिया था। लेकिन उसने वही बात खूनी से क्यों पूछी? आखिर माजरा क्या है? आइए देखते हैं। मिंकू की बात सुनकर वो खूनी उसकी ओर मुड़ा और अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों से उसे घूरने लगा, जैसे कि उसे जानता ही ना हो। खूनी का ये रूप देखकर डर के मारे मिंकू के पसीने छूटने लगे और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह सुबह घर के बाहर से आती आवाज़ सुनकर मार्को की आंख खुली तो वो भागा भागा बाहर आया तो देखता क्या है कि घर के बाहर लोगों की अच्छी खासी भीड़ लगी है और लीजा बेहोश पड़े मिंकू को उठा रही है। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो सब उससे तरह तरह के सवाल पूछने लगे कि वो यहाँ कैसे आया, क्या हो गया है उसे। लीजा का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि सुबह उठकर उसने देखा कि वहाँ घर में उसकी माँ की हत्या हो गई थी और मिंकू यहाँ सड़क पर बेहोश पड़ा था। सड़क पर खड़े भीड़ में से तरह तरह की बातें सुनाई देने लगी। कोई कह रहा था कि इस कॉलोनी में जान का खतरा बढ़ गया है, अब तो यहाँ रहने से भी डर लगता है। तो कहीं से आवाज़ आई कि एक बात गौर करने की है। रोहन एक सीधा साधा लड़का जिसकी उम्र करीब 22 साल होगी, अच्छा दिखने में खूबसूरत और एक अच्छी ग्लास वाला चश्मा पहनता है। वैसे तो ये चश्मा नज़र का नहीं, शौक का कहो या धूप का। खैर, रोहन एक कंपनी में काम करता है जहाँ 4 लड़कियाँ और रोहन समेत 9 लड़के, कुल मिलाकर 13 जने काम करते हैं। मगर रोहन ने कभी किसी भी लड़की के सामने गलत नज़र से नहीं देखा होगा। शायद ये उसके संस्कार हैं। उसने अब तक शादी भी नहीं की। रोहन अपने घर में अकेला रहता है। रोहन बिल्कुल सीधा साधा होने के साथ साथ वो कभी शराब धूम्रपान नहीं करता और ना ही कभी ऑफिस की पार्टी में जाता। हाँ, लेकिन कभी बॉस के खास और बड़ी पार्टी में जहाँ उसे लगता कि जाना ज़रूरी है तो ही जाता। लेकिन पार्टी में कुछ भी नहीं खाता और घर आकर खाना बनाकर खाता। रोहन के ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। वो जब भी दोस्ती या रिश्ता बनाता तो बड़ी सोच समझकर बनाता है। आज से रोहन की ऑफिस से 4 दिनों की छुट्टी है और आज वो दिन भर आराम करने वाला है। रोहन के घर के पास ही एक बड़ा सा रेस्टोरेंट है जिसके आगे पार्क भी बना हुआ है। आज शाम वो जहाँ जाने का सोच रहा था वो था रेस्टोरेंट के पास एक बड़ी सी लाइब्रेरी थी, क्योंकि रोहन को किताबें पढ़ने का बड़ा शौक है। घर से थोड़ी ही दूर एक लाइब्रेरी है। वहाँ से कबीर और गुलजार जी की कुछ किताबें लेकर वहाँ से गुजरने ही वाला था कि इतने में ही उसकी टक्कर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से हो गई। दोनों की किताबें नीचे गिर गई थी। रोहन ने जब देखा कि उस लड़की को काफ़ी जगह चोटें आई हुई हैं तो उसने पूछने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की वहाँ से जल्दी से निकल गई। रोहन ने भी उस लड़की की शक्ल नहीं देखी, बस
उस लड़की की चोट और साड़ी ही देखी थी। रोहन वहाँ से घर चला गया। थोड़ी ही देर बाद, करीब शाम के 7 बजे होंगे, अपने पास वाले रेस्टोरेंट जाने लगा था कि उसने देखा कि वही लड़की रेस्टोरेंट में चाय की चुस्कियाँ ले रही है, वो भी अकेले। रोहन वहाँ जाकर सॉरी और थैंक यू बोलना चाहता था। रोहन ने उस लड़की से बोला, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम वेरी सॉरी एंड थैंक यू। लड़की ने हंसते हुए बोला, सॉरी और थैंक यू क्यों? फिर लड़की ने कहा, आप कबीर और गुलजार जी के बड़े फ़ैन लगते हो। रोहन ने पूछा, आपको कैसे पता? उस लड़की ने बताया कि आपकी किताबें मेरे पास गलती से आ गई। उसके बाद लड़की ने कहा, हाय, मेरा नाम सुमोना है, और आपका? रोहन ने भी अपना नाम बताया। दोनों ने चाय के साथ खाना भी खाया और थोड़ी देर बाद पार्क में बातें करने लगे। बातों बातों में रोहन को याद आया कि रात के 9 बज चुके थे। रोहन ने हिम्मत जुटाकर कहा, अब मुझे जाना होगा। रोहन और सुमोना जाने लगे कि रोहन ने फिर हिम्मत जुटाकर कहा, कल शाम को फ्री हो क्या? सुमोना ने जवाब दिया, 6 बजे, मुस्कुराते हुए कहा। रोहन को लगा जैसे ज़िंदगी में सब कुछ मिल चुका हो। अचानक रोहन को कुछ याद आया कि हमने नंबर तो लिए ही नहीं, तो हम कैसे मिलेंगे? और क्या पता वो लड़की मेरा मन रखने के लिए झूठ ही बोला होगा। अगर नहीं आई तो? सोचने लगा और उसे नींद आ गई। शाम को 6 बजे उसी रेस्टोरेंट में पहुंचा तो उसने देखा कि वो लड़की उसका पहले से ही वहाँ इंतज़ार कर रही थी। रोहन वहाँ गया और चाय और फिर कुछ देर बाद खाना भी मंगवाया। रात को 9 बज चुके थे। दोनों ने खाना खाने के बाद पार्क में बैठे बातें करने लगे। रोहन ने सुमोना का हाथ पकड़ा और पूछा, ये इतनी सारी चोटें कैसे आई? सुमोना वहाँ से फौरन चली गई। उसके बाद कई दिनों तक नहीं दिखी। रोहन को लगा कि शायद उसने सुमोना का हाथ पकड़ा, इसलिए शायद वो गुस्सा हो गई होंगी। उस बात को आज पूरे 2 साल हो चुके होंगे। रोहन उस बात और सुमोना को शायद ही भूल चुका था। तेज बारिश हो रही थी। ठीक शाम के 7 बजे थे कि 2 लड़कियां बारिश में भीग रही थी और बारिश का आनंद ले रही थी। रोहन अपने घर के बरामदे में गर्म चाय की चुस्कियां ले रहा था और उन दोनों लड़कियों को ध्यान से देख रहा था। एक की शक्ल दिख रही थी लेकिन दूसरी की सिर्फ पीठ ही दिख रही थी। लेकिन उस लड़की के ठीक सामने एक बड़ा सा कांच लगा था। जब उस कांच में उस लड़की की शक्ल देखी तो दंग रह गया। वो दौड़ के बाहर आया तो दोनों लड़कियां नदारद थी। रोहन जोर से चिल्लाने लगा और उस लड़की को बुलाने लगा, सुमोना, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। देर रात पार्क में घूमने लगा और उस लड़की के बारे में सोचने लगा और बहुत देर बाद वही लड़की वहाँ आई। रोहन ने उससे कई सवालों के जवाब मांगने चाहे। रोहन ने पूछा, इतने दिन तुम कहाँ थी? उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि तुम यहाँ से भाग गए? तुम्हारे चेहरे और शरीर पर चोट के निशान क्यों थे? लेकिन सुमोना कुछ भी नहीं बोली। रोहन ने फिर सुमोना का हाथ पकड़ा और उसे अपने सवालों के जवाब मांगने लगे, लेकिन इस बार बहुत अलग हुआ। रोहन ने देखा कि सुमोना की आंखें अचानक काली से नीली हो गई। सुमोना का शरीर जैसे कंकाल जैसा दिखने लगा। शरीर के अंदर की आंतें साफ नजर आ रही थी। सुमोना ने उसका एक हाथ बहुत जोर से पकड़ा और दूसरे हाथ से रोहन का गला दबा रखा था।
रोहन जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ किसी के भी कानों में नहीं गई। रोहन ने किसी तरह सुमोना से अपने आप को छुड़ाया और भागने लगा और भागते भागते नीचे गिर गया। रोहन को लगा आज उसकी मौत पक्की है। रोहन सुमोना की बजाय जमीन की ओर देखने लगा और घुटनों के बल बैठ गया। थोड़ी ही देर में सब कुछ गायब, सब कुछ साधारण हो गया। रोहन की सांसें अब थोड़ा थोड़ा साधारण होने लगी। रोहन बहुत डरा हुआ था। आखिर था क्या और कौन था, भूत या कुछ और? ऐसे कई सवालों के जवाब बाकी हैं। अक्सर हम जिंदगी में कई सवालों के जवाब ढूंढते हैं, लेकिन मिलते नहीं। जैसे प्यार क्या है, कैसे होता है, पृथ्वी गोल क्यों है, या भगवान दिखते क्यों नहीं हैं। इसी तरह इस कहानी में भी एक बड़ा सा सवाल था जिसका जवाब हम बेसब्री से जानना चाहते हैं, और वो ये है चोटों का रहस्य। आज हम उसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। रोहन उस रात और सुमोना के भयानक रूप को भुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस हादसे को भुला नहीं पाता है। कुछ दिनों बाद रोहन ऑफिस के काम से बाहर शहर से 20 किलोमीटर दूर गांव में जाता है। उसने देखा कि कुछ लोग एक ज़मीन के टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं। रोहन को बहुत अजीब सा महसूस होता है। रोहन यह सब देखकर चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ जाता है। थोड़ा सा दूर चलने पर उसे चाय की तलब लगती है। तभी उसे एक चाय की छोटी सी एक दुकान रास्ते में दिखाई पड़ती है। उसने तुरंत गाड़ी रोकी और सोचने लगता है, क्यों ना थोड़ी सी चाय पी लिया जाए, शायद इससे मेरा मूड ठीक हो जाएगा। यह सोचकर रोहन गाड़ी से उतरकर चाय पीता है कि तभी उसे अजीब सा महसूस होता है। उसे आंखों के सामने फिर अंधेरा छा जाता है। रोहन को कुछ समझ नहीं आता है। वह तुरंत गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और फिर से सोचने लगता है, यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ? उस हादसे को तो काफ़ी वक्त हो गया है। यह सोचते सोचते रोहन बेहोश हो गया। काफ़ी देर बाद रोहन को फिर से होश आया, लेकिन जब वह उठा तो उसका सर चकरा रहा था। उसने गाड़ी में पड़ी पानी की बोतल ली और मुंह धोने लगा। फिर अचानक से उसे वही दृश्य याद आता है जो थोड़ी ही देर पहले उसके साथ घटता है। वह तुरंत वहाँ से गांव में चला जाता है। किसी तरह उस हादसे को भूलकर ऑफिस का काम खत्म कर वापस शहर की ओर निकल पड़ा। शहर से थोड़ी ही दूर उसे वही लड़की दिखाई दी। हैरानी की बात तो ये थी कि उस लड़की को इतने लंबे वक्त के बावजूद भी वही चोटें, वही निशान, वही ताजे घाव। रोहन का वहाँ से जाना लाजमी था और वहाँ से चला गया। रोहन ने जब से उस लड़की को उस पार्क में देखा था, उसके बाद कभी मुड़कर उस पार्क की तरफ नहीं देखता, जबकि वह पार्क बिल्कुल उसके घर के सामने था। जब भी वह बाहर निकलता, मुंह को नीचे करके निकलता था। घर पहुंचकर सबसे पहले नहाते हुए उसने वही दृश्य को याद करने लगा, लेकिन इस बार वह डरा नहीं, बल्कि सोचते हुए उसे कुछ कुछ समझ आने लगा। उसने देखा कि सबसे पहले वो उस लड़की जो मिली थी, फिर उसे उस लड़की के चोटों का दिखना, फिर उसे पार्क में मिलना, फिर ज़मीन के लिए लड़ते लोगों को देख अजीब सा लगना, शहर आते वक्त फिर वही लड़की उसी हालात में महीनों बाद मिलना। सबसे बड़ा सवाल ये था कि वह लड़की उसी को क्यों दिखाई देती है। अगर दिखाई देती भी है तो उसे अपने घर में क्यों नहीं मिलती। ये सब सोचते हुए रोहन महीनों बाद
उस पार्क की ओर भागा चला गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बहुत अंधेरा हो चुका था। फिर भी वह वहीं रहा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, सुमोना सुमोना। लेकिन वह नहीं आई। हार कर रोहन रोने लगता है और सर नीचे कर लिया कि तभी सफ़ेद साड़ी पहने वही लड़की उस पार्क से गुजरने लगी। रोहन पहले घबराया, फिर हिम्मत करके उसके पास पहुंचा और बार बार वही सवाल कर रहा था, लेकिन फिर भी सुमोना चुप थी। रोहन ने गुस्से में बोला, आज मेरे सवालों का जवाब दे दो या फिर मुझे मारकर इस दुनिया से मुक्ति दे दो। क्या मतलब ऐसी दुनिया का जहां ना जी सकता हूं ना मर सकता हूं। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? आज तुम मुझे मारकर हमेशा के लिए मुझे और इस कहानी को ख़त्म कर दो। तभी अचानक सुमोना बोली, रेप का नाम सुना है? रोहन बोलने लगा, रेप? सुमोना बोली, हाँ, मैंने रेप ही बोला है। चोटू और रेप का क्या संबंध है? बार बार भूतों की तरह दिखना और रोहन का सुमोना से क्या संबंध है? इस कहानी का नाम चोटू का रहस्य क्यों रखा गया है? इंसान का जीवन एक गोल पहिए की तरह होता है, घूम फिर कर वहीं आता है जहां उसे लौटना होता है। अर्थात जो जैसा कर्म करता है उसी कर्म अनुसार घूम फिर कर वहीं आता है जहां उसे भोगना पड़ता है। रेप का नाम सुनकर रोहन दंग रह गया और हैरानी से सुमोना को देखने लगा और पूछा, रेप? रोहन ने फिर से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? सुमोना ने हिम्मत जुटाकर कहा, हिम्मत है तेरे में सुनने की तो सुनो। 5 साल की थी मैं, तब मेरी माँ पापा एक ही कंपनी में पिछले करीब 8 साल से एक ही कंपनी में काम करते थे। कंपनी में पहली बार मिले और 1 साल बाद शादी भी कर ली। उसकी 2 साल बाद मैं पैदा हुई। दुख इस बात का नहीं है कि मैं पैदा हुई, दुख तो इस बात का है कि मैं पैदा ही क्यों हुई थी। एक ऐसे समाज में जहाँ ना कोई इज्जत ना कोई सुरक्षा, हर बार लड़कियों को अपमान और हुस्न की खुले आम लूट। अरे बोलियां लगी है हम पर। ऐसा कहकर सुमोना सहम सी गई और आगे कहा, ये बात तब की है जब मैं 5 साल की थी। तब मेरी माँ और पापा के साथ पिकनिक मनाने के लिए दिल्ली गए थे। हमने एक होटल में 3 दिनों के लिए कमरा किराए पर लेने के लिए गए थे। तभी वहाँ होटल मैनेजर की नज़र मेरी माँ पर गई और गंदी नज़र से देखने लगा था। मैंने माँ पापा को बताया कि यह जगह कुछ ठीक नहीं है, लेकिन स्पेशल डिस्काउंट और अच्छी सुविधाएं देखकर मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। 2 घंटे बाद मेरी ज़िंदगी के काले दिन की आहट थी। मेरे पापा को किसी ने लोहे के छड़ से पैरों पर मारा और 2 जने ने मेरे पापा के हाथ पकड़ लिए और दोनों जनों ने मेरी माँ की ओर बढ़ने लगे। वो 5 जने थे। हम पर क्या बीती ये सिर्फ हम ही जान सकते हैं। मैं बाहर की तरफ किसी कोने में छुप गई और वहीं से साफ साफ दिख रहा था कि अंदर क्या चल रहा है। मेरे पास मेरे हीरो हैं। उन्होंने मेरी माँ की इज्जत को बचाने के लिए दूसरी मंजिल के होटल से मेरी माँ के साथ नीचे कूद गए थे। मेरे पापा की उसी समय मौत हो गई, लेकिन मेरी माँ बच गई। नीचे कुछ लोग थे जिन्होंने मेरी माँ को हॉस्पिटल ले गए। 40 दिनों के लंबे इलाज के बाद वे भी पापा के पास चले गए। मुझे अकेला छोड़ दिया। ऐसा कहकर सुमोना रो पड़ी। जब ये सब हो रहा था तब मैं वहीं थी, दरवाजे के पीछे। उन 5 की नज़र अब मेरे ऊपर थी, लेकिन मैं वहाँ से भागकर नीचे लोगों के पास भाग गई और सब कुछ बता दिया। लोगों ने चप्पलों से उन 5 को मारकर पुलिस के हवाले किया। उनमें से एक ने
मेरी माँ और पापा के मरने व रेप की कोशिश की जिम्मेदारी ली और उसे कड़ी सजा हुई। बाकी के चारों को 12 साल की जेल हुई। रोहन ने कहा कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन उन दरिंदों को सज़ा तो मिल गई, ये बहुत अच्छी बात हुआ। ऐसा कहते हुए आगे और कुछ कहता, तभी सुमोना ने कहा, किसने कहा? और सुमोना ने आगे कहा, सज़ा पूरी नहीं हुई। रोहन, क्यों? सुमोना, जब वे चारों जेल पूरी करके बाहर आए, उससे पहले ही मेरी सारी जानकारी ले ली थी। मैं लाइब्रेरी से घर जा रही थी, तभी वे चारों मुझे मेरे घर के बाहर मिले और मुझे ज़बरदस्ती मेरे घर में ले गए। सुमोना रोने लग गई और करण ने उसे चुपचाप कराने की कोशिश की। सुमोना आगे बताती है कि उनमें से दो ने मेरे हाथ पैर पकड़कर बांध दिए और एक ने उसी छड़ से मुझे खूब पीटा। ये वही छड़ थी जिस छड़ से उसके पिता को मारा था। सुमोना बोलती है आगे कि बड़ी मुश्किलों से बताती है कि उन लोगों ने जो उसकी माँ के साथ करना चाहते थे वही उसके साथ किया और करीब 36 घंटों की बेहोशी के बाद मुझे निर्वस्त्र ही छोड़ दिया और वहाँ से भाग गए थे। उसके 2 घंटे बाद रोहन, तुम्हारे पापा ने मुझे कपड़ों से ढककर हॉस्पिटल ले गए थे और मेरा इलाज करवाया था। और पता है, मुझे 3 दिन बाद होश आया, तब जाकर तुम्हारे पापा ने खाना खाया। इतना कहते ही रोहन बोला, हाँ हाँ। अचंभित होकर रोहन बोला, पापा ने बताया था मुझे आपके बारे में। ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ। उस दिन के बाद, आपकी इसी टेंशन के बाद हमेशा खामोश रहते थे मेरे पापा और वो चल बसे थे। पापा हमेशा कहते थे कि लड़की की इज्जत से बड़ी उनके लिए कोई बात नहीं। और इतना कहते ही रोहन की आंखें नम हो गई। रोहन आगे बोलता है, मगर आज ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? और मुझे बार बार दिखना ना दिखना कुछ समझ नहीं आया। सुमोना बोलती है, तुम अपने पापा के सिद्धांतों पर चलते हो और तुम्हारे पापा ने मेरी मदद की थी, इसीलिए मैं चाहती थी कि तुम मेरी मदद करो। लेकिन जितनी बार तुम मुझसे मिले तब वहाँ उन चारों में से कोई ना कोई मिल ही जाता था। याद है जब तुम मुझे दूसरी बार मिले? मिलने के बाद मैं वहाँ से जा रही थी, तभी वह चारों वहाँ नजर आए थे और मुझे डर था कि कहीं वे मुझे पकड़कर ना ले। मैं तो उसी दिन तुमसे मिलकर वह सारी बात बताना चाहती थी, लेकिन और तुम मुझ पर भरोसा भी करते या नहीं, यह भी मुझे डर था। रोहन कहता है, तो फिर उस दिन वो सब क्या था? तुम्हारा भयानक रूप। आगे क्या होगा वो भयानक रूप? इसके आगे की कहानी जानने के लिए आप मेरे इस कहानी का दूसरा भाग ज़रूर देखें। और इस कहानी का दूसरा भाग तभी देख सकते हो जब आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप इस कहानी का दूसरा भाग देख सको। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप इस कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए या फिर जानने के लिए कितने एक्साइटेड हो। और इस नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। विशिंग यू हैप्पी न्यू ईयर। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी हॉरर कहानियाँ हैं या एक्सपीरियंसेस हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। मैं आपकी कहानियों को आवाज़ ज़रूर दूंगी। और मेरा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करना। तो आई होप कि आप मुझे हेल्प करोगे। आप मेरे स्टोरीज़ को जितना लोगों तक चाहो शेयर कर सको ताकि मेरा टारगेट पूरा हो सके और मैं एक 1000 की कंप्लीट यूट्यूब फैमिली बना सकूं। अरे मीना, बता दे अगर तुझे जाना है तो। ठीक है, तेरी तैयारी करवा दूंगी। नहीं जाना तो वो भी बता दे।
दीदी मुझे जाना तो है, लेकिन पिताजी अगर ना माने तो? मेरा बहुत मन कर रहा है मामा जी के घर जाने का, बड़ा मन है मामा जी की लड़कियों से मिलने का। कोई बात नहीं, तुम वो सब मेरे पे छोड़ दो। मीना की बहन मीना से बहुत प्यार करती थी। बात दरअसल ऐसी थी, मीना की माँ को उसके मामा के घर जाना था, लेकिन मीना बहुत डरती थी अपने पिताजी से। उनकी लाल आंखें जो गुस्से में बड़ी ही भयानक लगती थी। वैसे तो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके चेहरे से एक रौबदार गुस्सा भी झलकता था। मीना की बहन शादीशुदा थी, जो अपने मायके आई हुई थी। बात ऐसी थी कि मीना की माँ और उनकी पड़ोस में से 4-5 औरतें जो कि किसी शादी के फंक्शन में जा रही थी। मीना के मामा जी यूपी में रहते थे, सहारनपुर ज़िले में। वैसे तो मीना को यूपी से बहुत डर लगता था, लेकिन अब की बार मीना को पता नहीं कौन सा शौक चढ़ा था। एक तो ताई चाची भाभी पड़ोस से यूपी जा रही थी, और फिर मीना को अपनी माँ का साथ बड़ा ही प्यारा लगता था। बस पिताजी की हाँ बाकी थी, जो उसकी बड़ी बहन ने करवा दी थी। अब दिल में खुशी, मन में उमंग, मीना अपने मामा के यहाँ जाने की तैयारियाँ करने लगी। बहुत खुश थी मीना, और फिर वह अपनी और अपनी मम्मी की पैकिंग करना शुरू कर दी। अगले दिन यूपी की तरफ चल दिए सभी बड़े हर्षोल्लास के साथ। एक ताऊ जी जो शायद 70 साल के होंगे, 2 भाभियों और 2 चाची, कुल मिलाकर 7 जन बस जा रही है, उसमें बैठे सभी खुश थे। और फिर बस आकर सहारनपुर रुकी। वहाँ थोड़ा सा अंधेरा होने लगा था, जिस तरह से मैंने कहानी का नाम भी रखा है, भयानक काली रात। सभी औरतें घबराने लगी। यह तो अंधेरा हो चला, और अभी तक कोई बस नहीं मिली। धीरे धीरे अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा था। सभी की बेचैनी बढ़ने लगी। तभी एक कम उम्र का लड़का 14 साल का घोड़ा गाड़ी लेकर आया, लेकिन वहाँ पे मीना को जाना था, वहाँ बस नहीं जाती थी। या तो घोड़ा गाड़ी था या फिर छोटी छोटी ऑटो रिक्शा चलती थी। तो ताऊ जी ने पूछा और कहा कि हम घोड़ा गाड़ी में बैठेंगे, क्योंकि शायद अब ऑटो रिक्शा ना मिले। और वह सब घोड़ा गाड़ी में बैठ गए। सभी ने एक चैन की सांस ली कि चलो कुछ तो मिला, थोड़ी देर से पहुंचेंगे, लेकिन सुरक्षित तो पहुंच जाएंगे। लेकिन सब अंदर से बहुत घबरा रहे थे। एक दूसरे के चेहरे पर बेचैनी बहुत साफ दिख रही थी। धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ घोड़ा गाड़ी चलने लगी। घोड़ा गाड़ी अंधेरे को चीरते हुए आगे दौड़ती जा रही थी, सुनसान रास्ते पर। जैसे जैसे घोड़ा चलता जा रहा था, घोड़े की पैरों की आवाज़ उतनी ही भयानक लग रही थी। टक 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 टक, और सबकी धड़कन धक 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 धक, जैसे सबका कलेजा फट जाएगा। यूपी का हाल 20 साल या फिर 25 साल पहले कुछ ठीक नहीं था। रास्ते बिल्कुल बेकार, सड़क पर गड्ढे जगह जगह पर। सड़क के दोनों तरफ, एक तरफ आम का बाग और दूसरी तरफ गन्ने का खेत। बिल्कुल सुनसान रास्ता, और अकेला बच्चा 15 साल का, बस घोड़ा गाड़ी चलाने वाला। तभी अचानक पीछे से किसी ने आवाज़ दी। पहले तो सब सहम गए, लेकिन फिर दूसरी आवाज़ आई, अबे रुकता क्यों नहीं, सुनाई नहीं देता क्या तुझे? हम रोकने के लिए कह रहे हैं और तू है कि सरपट दौड़े जा रहा है। तभी बेचारे बच्चे ने घोड़े को आराम से रोका। तभी 3 आदमी, जो देखने में एकदम से ठीक ठाक नज़र आ रहे थे, उन्होंने कहा, हमें भी अगले गांव में उतरना है। उन्होंने एक सरसरी सी नज़र मीना और उन सब औरतों पर डाली, जो बेचारी सहमी डरी सी बैठी थी, और कहा, तेरी गाड़ी में जगह है ना, हमें भी बैठना है। और कहकर बैठने लगे। कुछ तो सुनसान रास्ते का डर, और कुछ 3 आदमी। मीना और उनकी चाची भाभियों की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उनका सांस भी अटक अटक कर आ रहा था। और अकेले ताऊ जी, जो बेचारे बस नाम के थे। तभी उन्होंने इशारा किया
कि चलो अब चलाओ अपना घोड़ा गाड़ी। और फिर से घोड़ा बेचारा गाड़ी को खींचने लगा। चलते चलते कुछ कदम आगे गए, तभी अचानक से धम की आवाज़ आई और एक और कुछ नीचे गिर गया। अब औरतें सारी डरी और सहमी बैठी थी कि आज कुछ न कुछ अनहोनी जरूर होगी। तभी उन 3 आदमियों में से एक ने कहा कि देखो शायद तुम्हारा बैग नीचे गिर गया है। अबे रुक गाड़ी वाले, उनका सामान नीचे गिर गया। गाड़ी रुक गई, लेकिन तभी मीना की माँ बोली, अब क्या होगा, गाड़ी क्यों रोक गई? क्योंकि उनका कोई ध्यान नहीं था कि उनका बैग नीचे गिर चुका है। गाड़ी इसलिए रोक दी गई है कि एक ने कहा, जाओ आप अपना बैग उठाकर ले आओ जल्दी। बढ़ती जा रही है और रात भी गहराती जा रही है, लेकिन बैग उठाएगी कौन? किसमें इतना हिम्मत? एक तो डर के मारे जान निकली जा रही है, ऊपर से ये बैग को भी अभी ही गिरना था। सबकी तरफ देखकर एक आदमी ने कहा, कोई नहीं, आप बैठो, मैं बैग ला कर देता हूँ। और जैसे ही उसने बैग को उठाने के लिए हाथ किया, एक रोशनी सी हुई और एक साया सा उभरा। वो जल्दी ही बैग को उठाकर गाड़ी की तरफ दौड़कर बैठ गया और जल्दी जल्दी गाड़ी भगाने को कहा। क्या था वो साया? क्यों वो डर गया? अभी तक आपने देखा कि मीना अपने मामा जी के गांव जा रही है, जो सहारनपुर ज़िले में है। मीना का सफ़र बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा, जिससे वह बहुत परेशान, डरी और सहमी है। एक तो रात भयानक, रात ऊपर से औरतों का साथ, और घोड़ा गाड़ी में 3 आदमी अजनबी। कोई नहीं जानता कि आगे रास्ते में क्या होने वाला है। और वह औरतें एक दूसरे से खुसर फुसर करके सलाह करती है कि जो हमने गहने डाले हैं, गले में चेन है, कानों में बालियाँ, अंगूठियाँ या थोड़ा बहुत कुछ भी, उनको निकाल कर हम अपने पर्स में रख ले, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि जो पास में बैठे हैं वह या तो चोर उचक्के हो सकते हैं या फिर साथ देने वाले भी हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है आगे रास्ते में। इसी भय से वह अपने गहने निकालने लगे चुपके चुपके। और वो जो 3 आदमी बैठे हैं, उनमें से एक आदमी जिसने बैग लाकर दिया, वह बहुत घबराया हुआ है। वह यही सोच रहा है, उसके दिमाग में यही चल रहा है कि आखिर वह साया कौन है, किसका है। उसने अपने 2 साथियों को भी बताया इस बारे में और कहा कि लगता है हमारा पीछा किया जा रहा है, हमारे साथ औरतें भी हैं, हमें उनकी सुरक्षा करनी होगी, क्योंकि अगले ही गांव वह भी जा रही है और हम भी तो जा रहे हैं। या तो वह उस गांव की बेटी है या कुछ रिश्तेदारी में जा रहे हैं। हमें उनसे पता करना होगा ताकि उनके साथ कोई हादसा ना हो। एक ने कहा, भाई अगर उस साये ने हमारा पीछा करना शुरू ही कर दिया है तो फिर हम बच नहीं सकते, कुछ भी कर सकता है वो, क्योंकि इनके साथ कोई जवान आदमी भी नहीं है, कोई रास्ते में भी ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे हम बच सके या किसी की सहायता ले सके। एक ने तांगे वाले से कहा, तू जल्दी जल्दी अपने तांगों को भगा और तेज स्पीड से दौड़ा, घोड़े को डंडे से मार या भी, लेकिन स्पीड थोड़ी तेज कर दे, हम शायद थोड़ी देर में अपने गांव में पहुंच ही जाएंगे। घोड़े वाले भैये ने अपने घोड़े को चाबुक मारना शुरू कर दिया। इधर रात गहराई होती जा रही थी। एक तरफ से गन्ने के खेत से सर सर की आवाज़ आ रही थी, तो एक तरफ जो आम के बाग थे उनके पत्तों से सर सर की आवाज़ आ रही थी। इस रात में हम चांद का जिक्र करना ही भूल गए। एक ने तांगे वाले से कहा, तो जल्दी जल्दी तांगे भगा, क्योंकि वह इतनी काली थी उस चांद बेचारे का पता ही नहीं था कि वह निकल भी रहा है अपनी चांदनी के साथ या बस एक दिए की तरह टिमटिमा ही रहा है, जिसका प्रकाश इतना डरावना था कि जैसे अंधेरी रात में यह चांद भी हम सबको घूर रहा हो, किसी बड़ी अजनबी या फिर बड़ी अनहोनी के साथ। थोड़ा आगे चलते चलते इतने में ही पीछे से एक रौबदार और बड़े गुस्से से भरी आवाज़ आई।
अबे रुक, ओए रामू, तुझसे ही बोल रहा हूँ, रुक जा। अब यह रामू कौन है? शायद वह किसी रामू को आवाज़ दे रहा था जो उनके साथ है। घोड़ा गाड़ी धीरे धीरे करके रुक गया। ओहो, तो घोड़ा गाड़ी के मालिक का नाम रामू था और वह साया जो पीछे पीछे चल रहा था वह इसको जानता था। जब वह पास आया तो देखा वह कोई भूत प्रेत चुड़ैल या फिर जिन में से कुछ भी नहीं था। वह तो एक मोटरसाइकिल सवार आदमी था जो ना तो हॉर्न की आवाज़ दे रहा था और ना ही उसने कोई अपनी मोटरसाइकिल की रखी थी। वह तीनों आदमी डर गए क्योंकि वह जानते थे कि इस रास्ते में डकैती, चोरी, लूटपाट, खून खराबा सब होता है और ऐसी रात में कुछ ज़्यादा ही हादसे बढ़ जाते हैं। तो घोड़ा गाड़ी रुक गई और मोटरसाइकिल सवार आदमी धीरे धीरे आगे की तरफ हो लिया। उसने कहा कि तुम्हारे पास माचिस है क्या? माचिस के बहाने उसने सरसरी सी नज़र बैठे यात्रीगण पर डाली। कहा, रामू तू पागल है क्या? औरतों के साथ इतनी रात में भी कोई चलाता है भला गाड़ी को? तुझ में अकल नाम की चीज़ नहीं है क्या? औरतों को लेकर कहाँ जा रहा है? मुझे पता है ना इस रास्ते में 6 बजे के बाद कोई नहीं गुजरता। और तूने हिम्मत कैसे कर ली रे? औरतों के साथ वो भी 9 बजे अपनी घोड़ा गाड़ी को लिए जा रहा है। तू पागल हो गया है क्या रामू? रामू ने डर कर कहा, नहीं साहब, यह अकेली थी और यह बाबा उनके साथ है। बस मैंने तो इन पर तरस खाया। मैं तो अपनी बुआ के घर सहारनपुर में ही रुक जाता, लेकिन तभी मैंने देखा कि औरतें अकेली हैं और इनके साथ कोई है भी नहीं। बस इन्होंने बड़ी मिन्नतें की, हमें अगले ही गांव जाना है और वह मेरा भी तो गांव है, आप तो जानते ही हैं काका। बस मैंने यही सोचा यह बाबा है जिनकी उम्र आप देख ही रहे हो। मोटरसाइकिल वाले ने कहा, यह 3 कौन है? बस साहब, यह भी हमारे यात्रीगण ही हैं। इन्होंने कहा तो मैंने बैठा लिया इनको भी। सोचा 2 पैसे बन जाएंगे गरीब के, यह भी मेरे गांव ही जा रहे हैं। अच्छा कहकर उसने बीड़ी जलाई, 2 घूंट मारे और बीड़ी को वहीं झाड़ कर फेंक दिया और दूर फेंक दिया। उन तीनों आदमियों को खुसुर फुसुर करके कहा कि यह रामू आज हमें मरवाएगा। यह जानते इसको जो इसने बीड़ी फेंकी है? या तो अपने साथियों को पीछे इशारा कर रहा है या फिर कुछ भी हो सकता है। मोटरसाइकिल सवार आदमी ने कहा, मैं अब जा रहा हूँ, तू भी जल्दी से निकल ले क्योंकि औरतों का मामला है और यह पास के गांव में ही जा रही है, तो ये सब तुम्हारी इज्जत है। रामू, आज तू भी बच गया और तेरी इज्जत भी बच गई क्योंकि आज तेरे साथ कुछ भी हादसा नहीं होगा। जा जल्दी से निकल ले अब यहाँ से। अचानक ये क्या हुआ जो उस चोर के मन में दया भाव जा। बैठे सभी यात्रियों को अचंभा सा हुआ कि यह कैसे हो गया। शायद हमारे साथ आगे रास्ते में कुछ दुर्घटना होने वाली है। उनको बहुत डर लग रहा था और यह आशंका भी थी कि शायद अनहोनी तो जरूर होगी। उन तीनों में से एक ने पूछा रामू से, रामू तू जानता था क्या इसको? हाँ साहब, मैं जानता हूँ इसको। तो ऐसा कैसे हो गया? इसने कुछ कहा नहीं या फिर कुछ और बात है? इसका कुछ और मकसद था? हमें लूटने का क्यों छोड़कर चला गया ये? हम सभी का यही जानने का बहुत मन था कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया। साहब, कुछ दिन पहले की बात है। यह मोटरसाइकिल से जा रहे थे तो इनका सामने से आती हुई कार से एक्सीडेंट हो गया। इनकी मोटरसाइकिल भी चकनाचूर हो गई, लेकिन किसी ने इनकी मदद नहीं की। इनको भी काफ़ी चोट लगी। तब पता नहीं मेरे हृदय में कुछ टीस उभरी और यह तड़प रहा था। मैंने अपने 1-2 आदमी की मदद लेकर अपने टांगे में इसे बिठाया और एक छोटे से अस्पताल में ले गया जहां इसका इलाज हुआ। माथे पर, बाजू पर, पैर पर काफ़ी चोट लगी थी। मरहम पट्टी करवा दी इसकी। बस इन बाबू को होश आ गया। उन्होंने मेरा नाम पूछा, मेरा गांव का नाम पूछा और बहुत सा धन्यवाद देकर बोला, अगर आज तू ना होता
तो शायद मेरी जान नहीं बचती। तेरा एहसान मैं शायद कभी न चुका पाऊँ, लेकिन एहसान फरामोशी कभी नहीं करूँगा। मैं तुझे एक मौका ज़रूर दूँगा और साहब, शायद आज वही मौका इसने मुझे दिया है। मेरी ही जान नहीं बख्शी, बल्कि मेरे साथ आप सभी की जान बख्श दी, क्योंकि यह कुछ भी कर सकता था। अपनी साथियों को बुलाकर लूटपाट भी कर सकता था। हमारी बुआ बहन जो इसमें बैठे हैं, उनकी इज्जत भी तार तार कर देता। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि भगवान जी ने मेरी करनी का फल शायद आज इस तरह दिया। रामू ने यह कहानी उन सभी को बताया। वाह भाई रामू, मान गए तुझे। तू दिखने में बेशक छोटा है, लेकिन काम तूने बहुत बड़ा किया। तूने उस पर एहसान तो किया ही है, लेकिन आज हम सभी पर भी एहसान बहुत बड़ा किया। तूने हम सबकी जान और इज्जत बचाई। और इसी तरह बात करते करते अगला गांव, जिसका नाम अमेठा, वह आ गया। सभी की जान में जान आई। सब ने खुलकर सांस लिया। रामू ने कहा, चलो बुआ जी, आपका घर आ गया। लेकिन इन सब में मीना की जान अटकी हुई थी। एक तो डरी हुई मीना, सर्द रात में ठंडी हुई जा रही थी, ऊपर से रास्ते में यह सब। मीना का अपने मामा जी के घर जाने का जैसे चाव ही खत्म हो गया। मीना ने अपनी माँ से पूछा, क्या हम सचमुच में मामा जी के घर आ गए? हाँ, हम आ गए। आज रात हम यहीं ठहरेंगे और कल सुबह हम तेरे मामा के घर जाएंगे। अब देखा आंखों को खोलकर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। मीना को ऐसा लग रहा था कि मैंने आज सबसे भारी गलती की, जो मैं अपनी माँ के साथ यहाँ आई। इतनी ठंडी की रात और यहाँ लाइट भी नहीं। बड़ी मुश्किल से किसी ने दिया और मोमबत्ती जलाई, थोड़ा सा प्रकाश किया और उन्हें घर के लिए ले गए। कैसे कटी मीना की घनी काली अंधियारे से भरी रात, यह जानने के लिए आप मेरी कहानी को ज़रूर पूरा सुनिए। अब मीना अपने मामा जी के घर अपनी मम्मी, ताऊ जी, भाभीयों के साथ पहुंच गई। वहाँ का माहौल बहुत खुशनुमा था। अच्छे पकवान बने थे, गाना बजाना चल रहा था, लेकिन मीना को सारे रंग फीके नज़र आ रहे थे, जैसे दिमाग सुन्न हो गया हो। रह रहकर बस वह रास्ता और रास्ते की साई साई की आवाज़, जैसे कानों में वही सब गूंज रहा था। जैसे तैसे करके उसने कुछ खाना खाया और कुछ छोड़ दिया। वहाँ कुछ लड़कियाँ मिली जो बहुत प्यार कर रही थी। उन्होंने कहा, चल मीना, आज हमारे साथ सो जाना। लेकिन मीना ने तो अपनी माँ का पल्लू पकड़ा हुआ था और आंखों के इशारे ही इशारों में अपनी मम्मी को उनको मना करने को कह दिया। उसकी मम्मी भी भांफ गई कि मीना बहुत डरी हुई है, अंदर से और बाहर से भी। साफ नज़र आ रहा था उसके चेहरे से। माँ ने जैसे तैसे करके लड़कियों को मना कर दिया कि मीना थक गई है, वह मेरे पास ही सो जाएगी। लड़कियां अपना सा मुंह लेकर चली गई। रात के लगभग 10:15 बजे के करीब सभी सो गए थे, तो मीना भी अपनी माँ के साथ लिपट कर लेट गई। लेकिन मीना की आंखों से नींद बहुत दूर थी। कोसों दूर मीना को रह रह कर वही सब याद आ रहा था और उसके अंदर डर भी पैदा हो रहा था। काश मैं यहाँ ना आती, या फिर मैं यहाँ आई ही क्यों? सोच सोच कर परेशान हो रही थी। सुबह के 4 बजे मंदिर से एक प्यारे से भजन की आवाज़ आई तो मीना की कुछ आँख लग गई। वह गहरी नींद में सो गई। सुबह के 6 बजे सभी जाग चुके थे, लेकिन मीना बड़े सुकून से सो रही थी। उसकी मम्मा ने भी उसे नहीं जगाना ठीक समझा कि सारी रात तो मीना सोई नहीं, अब जाकर आँख लगी है, थोड़ी देर सो जाने दे। सब नहा धोकर तैयार हो गए। कुछ फंक्शन भी था, नाच गाना भी था। तभी आकर मीना की उन सहेलियों ने जगाया, रात तो तुम हमारे साथ सोई नहीं, अब क्या जागकर हमारे साथ नाचेगी गाएगी नहीं? मीना हड़बड़ा कर उठी और उसने ज़ोर से अपनी माँ को आवाज़ दी, क्योंकि मीना के अंदर अभी भी डर था।
मीना की माँ भाग कर आई और अपनी बेटी को अपनी छाती से लगा लिया और समझाने लगी कि तू पागल हो गई है क्या, देख तो ले, सब जागे पड़े हैं, नाच गाना हो रहा है, अच्छे पकवान भी बन रहे हैं, चल तू भी नहा धोकर तैयार हो जा और कुछ मनोरंजन कर अपना भी और इन लड़कियों का भी जो तुझे बड़े प्यार से देख रही है। फिर हमें तेरे मामा जी के दूसरे घर भी जाना है। मीना अवाक सी रह कर के अपनी माँ की तरफ देखा और बोला, अब कहाँ जाना है मम्मी? भगवान के लिए मैं कहीं नहीं जाना चाहती। मीना की मम्मा ने बड़े प्यार से समझाया, देख हम अगर दूसरे मामा के यहाँ नहीं गए तो वह हमसे नाराज़ हो जाएंगे। सुबह के 9:15 बजे के करीब वह माँ बेटी तैयार होकर दूसरे मामा के यहाँ चलने लगी, क्योंकि तब ना कोई रिक्शा ना ऑटो, ऐसा कोई भी साधन नहीं था। खेतों की पगडंडियों से ही गुजरकर दूसरे गांव जाना पड़ता था। रास्ता भी बड़ा उबड़ खाबड़ सा था, लेकिन दिन के उजाले में भी मीना को वही रात, वही घबराहट और वही डर सता रहा था। उसने अपनी मम्मी का हाथ बड़े कस कर पकड़ रखा था। तभी आगे से एक ट्रैक्टर आया और कहा कि चलो आओ इस पर बैठ जाओ। मीना अपनी माँ के पीछे खड़ी हो गई, लेकिन उसकी मम्मी जानती थी कि वह हमारे ही गांव का है, बल्कि उन्हीं के पड़ोस का है। उन्होंने कहा, चलो ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। तब वह अपने दूसरे मामा जी के घर जा पहुंची। वहाँ उनका बड़े प्यार से स्वागत हुआ, खाना पीना हुआ। दिन कैसे निकल गया जैसे कुछ पता ही ना चला हो। और लेकिन मीना को वही डर के दोबारा फिर रात आ रही है। जैसे रात आने पर मीना घबरा सी गई कि आज फिर वही काली और घनी अंधियारी रात है। मीना के मामा मामी, बहन भाई सब एक ही कमरे में बैठे थे, बड़े प्यार से सभी बातें कर रहे थे। तभी दूर से जैसे रोने की आवाज़ आई और मीना घबरा करके उनके बीच में बैठ गई कि मामा यह क्या है, यह कौन रो रहा है? क्योंकि मीना ने ऐसी डरावनी और भयानक आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी थी। सभी मीना के मामा और बहनें ज़ोर से हंसने लगे। अरे तुम ऐसे डर क्यों रही हो? तुझे नहीं पता यह आवाज़ कैसी है और किसकी है? मीना की मम्मी ने कहा, नहीं इसे नहीं पता, क्योंकि इसने यह सब आवाज़ कभी नहीं सुना। तब मीना के मामा जी ने बताया कि बेटा घबरा मत, यह तो गीदड़ की आवाज़ है और यहाँ के खेतों में रात को गीदड़ बोलते हैं। लेकिन कुछ गीदड़ों के बीच चोर भी उनकी मिलीजुली आवाज़ निकालते हैं कि सबको भ्रम हो कि यह गीदड़ है, क्योंकि कई बार ऐसे मामले नज़र आए हैं। चोर भी होते हैं। चोरी करने के लिए बड़ा आसान तरीका है, ये झुंड में कोई शक भी नहीं करेगा। मीना कुछ तो पहले से ही डरी हुई थी और सहमी थी। कुछ यह सब सुनकर ज़ोर से रो पड़ी और बोली, यह सब क्या है? पहले कम डर था जो अब यह सब हो गया। ऊपर से अब ये गीदड़ कहाँ से आ गए? गीदड़ तो आए ही, लेकिन ये चोर बीच में कहाँ से आ गए? हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ? और ये सब मेरे साथ ही होना था। बेचारी मीना 2-4 दिन अपने मामा के यहाँ रही तो बस नाम की डर डर करके रही। कहाँ उन्हें 1 हफ्ते में आना था। मीना ने अपनी मम्मी को 4-5 दिन में ही बोल दिया कि मम्मी जल्दी यहाँ से चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना और ना ही मेरा दिल लगा है और ना मुझे यहाँ रहना है। मीना की माँ ने और सब ने वहाँ से अपना सामान पैक किया और हरियाणा की तरफ कूच दिया। मीना ने एक राहत की सांस ली और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि हे भगवान, चलो कुछ अनहोनी नहीं हुई। और अपने घर आकर अपनी बहन से लिपटकर खूब रोई कि बहन, अब मैं कभी मामा जी के यहाँ नहीं जाऊँगी, यूपी का तो नाम भी नहीं लूँगी। नहीं जानती हूँ, आप नहीं जानते हो कि यह 4-5 दिन कैसे कटे मेरे। मीना की बहन ने बड़े चाव से मीना को भेज तो दिया था, लेकिन उसे ये सभी का अंदाज़ा नहीं था
उसकी ऐसी दुर्दशा देखकर बेचारी खुद दुखी हो गई और कहा, कोई बात नहीं, ऐसे छोटे बड़े संकट तो जीवन में आते ही रहते हैं। ऐसे कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपना हौसला रखना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए कि वह अपने बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और ऐसे ही कहानियाँ, आप बीती कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप ऐसी कहानियाँ आगे भी सुनते रहें। और मेरा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर यूट्यूब फैमिली को कंप्लीट करना, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरे 1K सब्सक्राइबर यूट्यूब फैमिली का पार्ट बनोगे। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी कहानियाँ या फिर हॉरर स्टोरीज़ है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। मैं आपकी कहानी को आवाज़ ज़रूर दूंगी। और ये कहानी कोई काल्पनिक नहीं थी, ये कहानी बिल्कुल हकीकत और आप बीती कहानी थी। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अरे सुनिए ना भाई साहब, मुझे बस आगे के मोड़ पर बने ढाबे तक जाना है, प्लीज़ आप मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे? देखिए, मेरा वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है, मेरी बस मिस हो गई है और रास्ता भी सुनसान है। अगर आप मुझे वहाँ तक छोड़ देते तो बड़ी मेहरबानी होती। यह कहकर मनीष ने शशांक से लिफ्ट ली। शशांक भी अकेला ही था गाड़ी में, तो सोचा ठीक ही तो है, किसी की मदद भी हो जाएगी और मुझे भी ये सफ़र सुनसान रास्ते पर अकेले नहीं करना पड़ेगा। बहरहाल शशांक ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मनीष को मुस्कुराकर अंदर आने का इशारा किया। इशारा पाकर मनीष गाड़ी में बैठा और शशांक ने गाड़ी आगे बढ़ाई। गाड़ी कुछ ही दूरी तक ही गई थी कि शशांक की नज़र रियर व्यू मिरर पर गई, तो शशांक ने घबरा कर एकदम से झटके में गाड़ी रोकी। तो मनीष ने पूछा, शशांक क्या बात है, ऐसे गाड़ी क्यों रोकी तुमने? यह सुनकर शशांक ने कहा, भाई मैंने अभी अभी बैक सीट पर तेरे बगल में किसी को देखा। तो मनीष बोला, भाई ऐसा कुछ नहीं है, तुम शायद ज़्यादा ही सोचते हो, तो ऐसा हो रहा है, भूल जाओ, चलो जल्दी गाड़ी चलाओ, देर हो रही है। तो शशांक ने भी सोचा कि शायद मेरा वहम था और गाड़ी बढ़ा दी। कुछ ही देर में दोनों सब भूल गए। 10 मिनट बीत चुके थे इस वाकया को हुए कि अब बारी थी मनीष के डर से बेहाल होने की। मनीष शशांक से बात कर ही रहा था कि एक जोर की आवाज़ के साथ गाड़ी रुकी और गाड़ी के रुकते के साथ ही जाने कहाँ से शशांक की गाड़ी की विंडशील्ड पर एक लड़की आकर गिरी। लड़की के गिरते के साथ ही विंडशील्ड पर खून की एक लंबी धार बह गई और मनीष ने देखा कि वह लड़की सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही है। और शशांक बस यही बोले जा रहा था कि अब इस खटारा को यही रुकना था, देखना पड़ेगा कि क्या हुआ है। मनीष रुक, मैं देख कर आता हूँ कि क्या हुआ है। यह कहकर शशांक गाड़ी से उतरा और टायर चेक करने लगा। ये सब बातें मनीष के कान में जा तो रही थी, पर उसका ध्यान तो कहीं और ही था। मनीष रह रह करके उस लड़की को देखे जा रहा था जो विंडशील्ड पर लेटी हुई थी और खून में लथपथ मनीष को ही घूरे जा रही थी। चेहरे पर एक शैतानी हंसी लिए हुई थी। उस लड़की ने अपना एक हाथ उठाया और खून से विंडशील्ड पर लिखा, बस 2 दिन। इतना कहते के साथ ही उसकी एक जोर की चीख के साथ विंडशील्ड टूटकर शीशा मनीष के चेहरे में गड़ गया। मनीष ने दर्द के मारे चिल्लाते हुए अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। एक झटका लगा जोर से, तो पाया कि शशांक ने एक झटके से गाड़ी रोकी थी, जिससे उसकी नींद टूट गई थी। मनीष ने शुक्र मनाया कि ये सब बस एक ख्वाब भर ही था। शशांक पीछे मुड़ा और बोला, मनीष तो पागल हो गया है क्या? ऐसे क्यों चिल्लाया? शशांक मजाक ना उड़ाए, इसलिए उसने शशांक को कुछ नहीं बताया। मनीष ने कहा, कुछ नहीं, सब ठीक है। शशांक आगे मुड़ा और गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी स्टार्ट ही की थी कि गाड़ी एक अजीब सी आवाज़ के साथ बंद हो गई।
एक बार फिर डर के मारे मनीष का गला सूख गया और उसकी आवाज़ हलक में ही अटक कर रह गई। शशांक वही सब दोबारा दोहरा रहा था जो मनीष ने अपने सपने में देखा था कि अचानक तभी एक लड़की उनकी गाड़ी की विंडशील्ड पर तो नहीं गिरी, पर शशांक की तरफ वाली खिड़की पर थपथपाने की आवाज़ हुई। तो एकदम मनीष और शशांक का ध्यान उस तरफ गया। एक लड़की काला गाउन पहने घबराई हुई सी उनकी गाड़ी के पास खड़ी थी और बोली कि मुझे दरियागंज जाना है, पर रास्ता भटक गई हूँ। आप मुझे वहाँ के ढाबे तक छोड़ सकते हैं क्या? शशांक उसे देखते ही मान गया और बैठने का इशारा करते हुए बोला, जी बैठिए, हम भी वहीं जा रहे हैं, आपको भी छोड़ देंगे। मनीष आगे की सीट पर आकर बैठा और उस लड़की को पीछे बैठा दिया। शशांक ने गाड़ी बढ़ाई और लड़की से उसका नाम पूछा। लड़की ने मुस्कुराते हुए बोली, जी मेरा नाम सुनैना है। यहाँ क्या कर रही हो? पूछने पर पता चला कि उसकी सगाई है और अपने मंगेतर से मिलने आई है। नाम उसने बताया, एसएस द्विवेदी से उसकी सगाई हो रही थी, जो कि दिल्ली के नामी बिजनेसमैन है। यहाँ क्यों है ये पूछा तो उसने बताया कि उनका पुश्तैनी घर दरियागंज में और वो सगाई वहीं करना चाहते हैं। शशांक ने मुस्कुराते हुए मनीष को देखा तो वो कुछ चिंता में था। उसने पूछा, मनीष क्या हुआ तुझे? तो मनीष ने कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी थकावट है। अब मनीष ने सुनैना से पूछा कि सुनैना कब है तुम्हारी सगाई? सुनैना मुस्कुराते हुए बोली कि मेरी सगाई 22 फरवरी को है। ये सुनकर दोनों मुस्कुराते हुए उसे मुबारकबाद देने की सोच ही रहे थे कि सुनैना बोली, 22 फरवरी 2014 को है मेरी सगाई। ये सुनकर शशांक ने एकदम झटके से गाड़ी रोकी और मनीष और शशांक दोनों पसीने में लथपथ हो गए। ये सुनकर शशांक ने झटके से गाड़ी क्यों रोकी, ये जानने के लिए आप कहानी को पूरा जरूर सुने। दोनों ने पीछे पलटकर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। दोनों की आवाज़ हलक में ही अटक कर रह गई। चिल्लाना तो चाहते थे, पर फिलहाल तो सांस भी मुश्किल से ले पा रहे थे। पलटकर सामने देखा तो पाया कि उनकी गाड़ी ठीक ढाबे के सामने रुकी थी। दोनों हड़बड़ी में उतरे और अंदर गए। पहले तो खाना खाया दोनों ने और फिर मनीष ने अपने बॉस को फ़ोन किया और पूछा, सर जिनसे मिलना था वो कब आएंगे? दरअसल मनीष एक स्मगलर था और नशे की स्मगलिंग करता था। तो मनीष को जवाब मिला कि शहर में हाई सिक्योरिटी होने के कारण डील 2 दिन डिले हो गई है। मनीष को गुस्सा तो बहुत आया, पर कर भी क्या सकता था। बहरहाल सब्र का घूंट पीकर रह गया मनीष ने सोचा कि 2 ही दिन की बात है, क्या वापस जाना अब। मनीष ने कहा कि भाई मुझे तो 2 दिन यहाँ इंतज़ार करना होगा, तो तू जाना चाहता है तो जा सकता है। शशांक ने मुस्कुराकर कहा, भाई मैं भी नहीं जा सकता, और एक शैतानी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लिए बोला, बहुत बड़ा हिसाब किताब चुकाना है तुझसे, ऐसे कैसे चला जाऊं? ये सुनकर मनीष थोड़ा सा घबरा गया और हकलाते हुए बोला, मतलब? तो शशांक एकदम हंसा और बोला, अबे मजाक कर रहा हूँ, मेरे बॉस का फ़ोन आया था, जिस मीटिंग के लिए आया था वो 2 दिन बाद हो रही है। तो मनीष थोड़ा चिढ़ा तो ज़रूर है, पर हल्का मुस्कुराया और बोला, तू भी ना, चल कोई अच्छा और सस्ता रेस्टोरेंट देखते हैं, अगर मिल जाए तो। फिर ढाबे के मालिक के पास गया और बोला, भाई यहाँ कोई होटल मिल जाएगा आसपास? तो ढाबे का मालिक बोला, जी थोड़ी ही दूर एक ढाबा है, डेविल्स ऑनर्स। नाम सुनकर थोड़ा अजीब लगा, पर अब रहना तो था ही ना, फिर चाहे नाम भले डेविल्स ऑनर हो या एंजल प्लेस हो। तो दोनों गाड़ी की तरफ बढ़े। जैसे ही गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट की, वैसे ही एक आवाज़ आई, कहाँ चले गए थे आप दोनों?
दोनों को ऐसे लगा कि उनकी नसों में खून की जगह बर्फ भर दी हो। दोनों ने डरते हुए पलटकर देखा तो पाया कि सीट पर सुनैना बैठी थी और उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी और बोली, बस 2 दिन। इतना कहकर वो जोर से चिल्लाई और उसके चिल्लाते के साथ ही अलार्म की एक जोर की आवाज़ के साथ उसकी नींद टूटी। मनीष अभी तक अपने होटल के कमरे में सो रहा था। हांफते हुए अभी सांस ठीक से ली ही थी कि उसकी नज़र कागज़ पर पड़ी जो टेबल पर पेपर वेट के नीचे फड़फड़ा रहा था। देखा तो वो शशांक का लेटर था जिसमें लिखा था, कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, रात तक लौटूंगा। आज 20 फरवरी थी। मनीष पहले तो उठा ही 1 बजे था। रात को देर से सोने की वजह से नींद देर से खुली। उठकर मुंह धोया और जैसे ही तौलिए से मुंह पोंछने को तौलिया चेहरे पर रखा, वैसे ही मनीष की चीख पूरे होटल में गूंज गई। मनीष को ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे पर किसी ने तेजाब डाल दिया हो। वो एकदम बाथरूम से बाहर निकला और हांफते हुए बेड पर बैठा था और जैसे ही सामने शीशे की ओर देखा तो लगा जैसे यहीं सांस रुककर दिमाग फट जाएगा। शीशे पर लिखा था, बस 1 दिन और। ये देखते ही मनीष भागा बाहर की ओर, ये सोचकर कि बाहर भीड़ में रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। मनीष नीचे गया और खाना ऑर्डर किया। वेटर वहां आया और खाना लाकर टेबल पर रख दिया। मनीष ने जैसे ही प्लेट का ढक्कन हटाया तो मनीष की रगों में बहता खून जम सा गया। उसने देखा कि प्लेट में केचुए मरे पड़े थे और पूरी प्लेट के झोंस और गाढ़े लाल खून से भरी थी और बदबू तो ऐसे आ रही थी मानो अभी ही मनीष उल्टी कर देगा। देखते ही देखते मनीष ने वो प्लेट उठाकर जोर से नीचे पटकी और जैसे ही खिसियाता हुआ वेटर को मारने को पलटा, अभी उसका हाथ हवा में आधे में ही था जब मनीष ने देखा कि उसके सामने वेटर के कपड़े में वही लड़की सुनैना खड़ी थी तो एक अजीब सी हंसी हंस रही थी। उसके तो जैसे पैर जम से गए थे। वो एक बार फिर मजबूर हो गया अपने फेफड़ों की पूरी जान लगाकर चिल्लाने पर और उसकी आवाज़ पूरे होटल में गूंज गई। वो बस चिल्लाए जा रहा था और तब तक चिल्लाता रहा जब तक होटल के मालिक ने आकर उसे झकझोर कर ये नहीं पूछ लिया कि क्या हुआ सर, आप चिल्ला क्यों रहे हैं। मनीष डरा हुआ और गुस्से में एक ही वक्त पर था। उसने चिल्लाते हुए कहा, ये सुनैना यहाँ क्या कर रही है? ये लड़की नहीं चुड़ैल है, मुझे मारना चाहती है। नहीं, ये चुड़ैल भी नहीं है, ये पागल है, पागल। देखो मुझे ये सड़े हुए बदबूदार केचुए खिला रही है। मालिक बोला, सर देखिए, ये कोई सुनैना नहीं है, ये तो होटल में काम करता है और आपका ही तो ऑर्डर था नूडल्स विद रेड सॉस का, तो वो वही लाया है। देखिए। जब उसने नज़रें उठाकर देखा तो वो एक बार फिर चकरा गया। वहाँ एक छोटी उम्र का लड़का खड़ा था और नीचे गिरी हुई प्लेट में केचुए नहीं नूडल्स थे। मनीष तो जैसे पागल ही हुए जा रहा था। मनीष भागा वहाँ से अपने कमरे में और कमरा लॉक करके एक कोने में डरे सहमे बच्चे की तरह दुबक कर बैठ गया। बैठे बैठे कब नींद आ गई उसे पता ही ना चला। नींद तब टूटी जब शशांक ने उसे हिलाकर उठाते हुए पूछा, भाई क्या हुआ तुझे? तू ऐसे कोने में क्यों बैठा है, पसीने में तत्तर बत्तर? चल उठ, बेड पर बैठ जा। मनीष ने घबराते हुए बोला, भाई यहाँ कुछ तो गलत है। भाई मुझे हर तरफ वो सुनैना दिख रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, मैं करूँ तो करूँ क्या? यह सुनकर शशांक बोला, भाई तू थक गया है, चल बिस्तर पर आराम कर, डर मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। ये सुनकर मनीष को थोड़ा तसल्ली मिली थी तो उठकर बेड पर लेटा। शशांक ने बोला, भाई तू आराम कर, मैं मुंह हाथ धोकर आता हूँ, फिर खाना ऑर्डर करते हैं। यह कहकर शशांक अंदर चला गया। कुछ ही मिनटों में मनीष को दोबारा नींद आ गई। नींद में ही
उसने महसूस किया कि उसके सीने पर वजन पड़ रहा है और किसी की बर्फ से सर्द सांसें उसके तपते हुए चेहरे पर गिर रही है। उसने धीमे से आंखें खोली तो आंखों ने ठीक से देखना शुरू किया तो उसके सामने एक चेहरा था जिसे देखकर मनीष की नसों में बहता खून रुक सा गया और लगा कि हड्डियां तो बर्फ से जम गई है। उसके ऊपर वही लड़की बैठी थी जो उसकी गाड़ी की विंडशील्ड पर गिरी थी और इस वक्त उस पर बैठी मुस्कुरा रही थी और उसके हाथ मनीष के सीने पर थे। उसके चेहरे से बहता खून मनीष के चेहरे पर इस कदर टपक रहा था मानो उस लड़की के बदन में 4 लोगों जितना खून हो। अपने शरीर की पूरी ताकत इकट्ठा करके मनीष चिल्लाया और डर से आंखें बंद कर ली। चीख सुनकर शशांक दौड़ा आया और मनीष को झकझोर कर पूछने लगा कि क्या हुआ मनीष। मनीष ने आंखें बंद किए हुए ही कहा कि भाई देख, वो मेरे ऊपर बैठी है, मुझे मार देगी वो। तो शशांक ने इस बार चिढ़कर चिल्लाते हुए बोला, मनीष कुछ नहीं है यहाँ, सब तेरे दिमाग का वहम है, आंखें खोलकर जरा देख तो सही। इतना सुनते ही मनीष ने आंखें खोली तो वहाँ ना तो कोई लड़की थी और ना ही खून। वो अपने ही हाथों से अपना सीना दबाए हुए था। शशांक ने कहा, भाई सीने पर इस तरह हाथ रखकर मत सो। मेरी माँ बोलती है कि सीने पर हाथ रखकर सोने से ऐसे बुरे सपने आते हैं। मनीष को लगा शायद यही हुआ होगा, पर दिन में हुए वाकया को भी तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। खैर, दोनों सोने चले गए और पूरी रात कुछ और नहीं हुआ। आज 21 फरवरी 2019 थी। मनीष फिर 1 बजे उठा। शशांक फिर वैसे ही चिट्ठी रख कर गया था जिसमें लिखा था, भाई मेरी मंगेतर आ रही है, शाम तक उसे लेकर आ जाऊंगा क्योंकि कल डील साइन करने के बाद मेरी सगाई है। मनीष मुस्कुराकर दोबारा लेट गया। लेटे हुए अभी 2 ही मिनट हुए थे कि उसके पीछे सर के ऊपर दीवार में ऐसी आवाज हुई जैसे कोई नाखून से खुरच रहा हो। मनीष ने उठकर पीछे नजर दौड़ाई तो वहां कुछ भी नहीं था। मनीष ने वहम समझकर नजरअंदाज किया और उठकर मुंह हाथ धोने गया कि मुंह हाथ धोकर खाना ऑर्डर करेगा। 4 कदम चला ही था कि उसके पीछे उसी जगह से फिर वही आवाज आई। आवाज सुनकर इस बार उससे रहा ना गया तो उसने दीवार पर लगी तस्वीर हटाई तो जो देखा उसे कभी वो अपने भयानक ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। वहाँ दीवार पर मानो किसी ने नाखून से खुरच कर खून से लिखा था, बस आज का दिन। मनीष अभी सुन सा हो गया और वहीं खड़ा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मनीष ने सुकून की सांस ली कि शशांक आ गया। दौड़कर दरवाज़ा खोला तो जैसे किसी ने उसे हजारों वोल्ट का झटका दिया हो। मनीष के सामने एक बार फिर सुनैना खड़ी थी। सुनैना को देखकर मनीष अंदर तक डर गया। इस बार सुनैना खूबसूरत नहीं लग रही थी, बल्कि बिखरे बालों में सर पर चोट लिए खून से लथपथ थी। गाउन उसका पूरी तरह फटा हुआ था। गाउन की जाली वाली एक बाजू ऊपर से नीचे तक फटी हुई थी। गाउन एक तरफ से घुटने तक इस कदर फटा हुआ था मानो किसी ने जबरदस्ती फाड़ा हो। उसके घुटने से जहाँ तक गाउन फटा था उसके पैरों तक वो खून से सनी हुई थी। दूसरा पैर यूं टूटा हुआ था जैसे किसी ने जानबूझकर तोड़ा हो। पर हैरत की बात तो ये थी कि अभी भी वो हंस रही थी। उसने अपना दायां हाथ उठाया जिस पर ऐसे निशान लगे थे जैसे मानो किसी ने जबरदस्ती हाथ को किसी चीज़ से रगड़ दिया हो, और हंसते हुए वो बोली, मनीष जी मेरा कंगन दीजिए ना, प्लीज़ दीजिए ना, मुझे देर हो रही है। इतना कहकर वो जोर से हंसने लगी और फिर जैसे ही उसका हंसना बंद हुआ वो इस कदर तड़प कर चिल्लाई कि मनीष घबरा कर पहले तो 2 कदम पीछे हटा और फिर बेहोश हो गया।
रात को जब शशांक आया तो देखा दरवाज़ा खुला था और मनीष बेसुध होकर ज़मीन पर गिरा पड़ा था। उसने मनीष को उठाया और बिस्तर पर लिटाया। हैरानी तो इस बात की थी कि शशांक किसी डॉक्टर को ना बुलाकर मनीष के जागने का इंतजार करने लगा, मानो उसे पता था कि उन्हें क्या करना है। बेहोशी उसकी ऐसी थी कि अगले दिन शाम को ही खुली। उसके जागते ही शशांक ने उससे पूछा कि कल क्या हुआ था, तो उसने शशांक को सब बताया। शशांक को अब वहाँ रुकना सही नहीं लग रहा था। उसने मनीष से कहा, अपना सामान बांध, हम मेरे घर जा रहे हैं जो ज़्यादा दूर नहीं है। सब सामान पैक करके निकलने में करीबन 1 घंटा लगा। बाहर चेकआउट करके वो गाड़ी में बैठे और निकल गए। लगा कि सब ठीक हो गया, पर एक बार फिर उनकी डर के मारे कांपने की बारी थी। उनकी गाड़ी दोबारा एक झटके के साथ उसी जगह पर रुकी जहां उन्हें सुनैना मिली थी। उनकी गाड़ी अब स्टार्ट नहीं हो रही थी। जब उनकी गाड़ी की विंडशील्ड पर वही लड़की आकर गिरी। इस बार उन दोनों को वो लड़की दिखाई दी थी। दोनों डर के मारे कांप रहे थे। दोनों ने गाड़ी से बाहर निकलकर देखा तो विंडशील्ड पर कोई भी नहीं था। करीबन रात के 10 बज रहे थे। वो गाड़ी के अंदर बैठने को ही हुए थे कि वहाँ की सर्द हवाओं को चीरती हुई एक आवाज़ दोनों के कानों में पड़ी। आवाज़ ने धीमे से दोनों के कानों में कहा, मनीष। दोनों चौंकते हुए पीछे पलटे तो पीछे सुनैना खड़ी थी। सुनैना गुस्से में बोली, मनीष मेरा कंगन लौटा दे। मनीष पीछे पलट कर बोला, शशांक भाई भाग वहाँ से, भागना ही। वो अपनी बात पूरी कर भी ना पाया था कि उसे एक झटका और लगा। मौत के सामने अकेला खड़ा होना किसे कहते, ये मनीष को उस वक्त महसूस हो रहा था, क्योंकि जहाँ अब तक शशांक था वहाँ अब ना तो शशांक था और ना ही उसकी गाड़ी। अब मनीष पूरी तरह डर चुका था। मनीष ने पलटकर देखा तो अब तक उसका हमदम बना शशांक उस कटी फटी हालात में खड़ी सुनैना के बगल में खड़ा था। गले में ऐसे निशान मानो किसी ने रस्सी से रगड़ा हो। आंखें धसी हुई और चेहरा इस कदर सफ़ेद पड़ चुका था जैसे शरीर में एक बूंद खून की ना हो। मनीष हड़बड़ाते हुए बोला, शशांक भाई क्या हो गया तुझे? निकल वहाँ से वरना वो मार देगी। शशांक ने सुनैना की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, मेरी सुनैना मुझे कैसे मार सकती है? मैं तो 4 साल पहले ही मर चुका हूँ। ये सुनकर मनीष अब पागल हुए जा रहा था कि सुनैना एक बार फिर बोली, मनीष जी मेरा कंगन दीजिए ना। ये कहते कहते जोर जोर से रोने लगी। मनीष जैसे ही भागने को पलटा तो उसके पीछे एक और लड़की सफ़ेद ड्रेस में खड़ी थी। उसे देखकर मनीष एकदम ठोकर खाकर नीचे गिरा। उसकी कमीज की जेब से एक मोटा सोने का कंगन नीचे गिरा। उस कंगन को देखकर उसे 4 साल पहले घटी घटना याद आ गई। दरअसल 4 साल पहले इसी रोड पर मनीष को एक सुनैना नाम की लड़की मिली थी, जिसे अपनी सगाई के लिए जाना था, पर रास्ता भटक गई थी। मनीष पेशे से एक चोर था जो देर रात मदद करने के बहाने लोगों की चीज़ें छीनता और उन्हें बेहोश हालात में जंगल में छोड़ देता। उसे ढाबे तक छोड़ने की बात करके मनीष ने उसे गाड़ी में बैठाया। थोड़ी ही देर बाद उसने गाड़ी रोकी और छुरी निकालकर सुनैना से उसके सारे गहने और पैसे निकालने को कहा। ये सुनकर कमज़ोर सुनैना ने सब गहने और पैसे वहाँ उसे दे दिए। उसके हाथ में एक मोटा सा सोने का कंगन था। मनीष ने ज़बरदस्ती वो भी निकाल लिया। ज़बरदस्ती निकाले जाने के कारण सुनैना के हाथ रगड़ने की वजह से उसके हाथ से खून बहने लगा। रोते हुए उसने हाथ जोड़कर बोला, देखिए आपको जो चाहिए वो ले लीजिए, बस वो कंगन मुझे दे दीजिए।
मेरे मंगेतर ने दिया है, बहुत कीमती है वो मेरे लिए। ये कहकर रोने लगी। तभी मनीष की नज़र उसके खूबसूरत और जवानी से भरे बदन पर गई। वो हंसा और उसे बालों से पकड़कर जंगल में ले गया, जबरदस्ती करते हुए। पहले तो उसने उसकी गाउन की बाजू कंधे से लेकर हाथ तक खींचकर फाड़ दिया। सुनैना ने उसे धक्का दिया और भागने को उठी। मनीष ने उसे एक और धक्का दिया, जिससे वो नीचे गिर गई। मनीष ने उसके पैर पर पैर रखकर इस कदर दबाया कि नाजुक सी सुनैना एक दर्दनाक चीख के साथ तड़प उठी। मनीष ने उसका गाउन खींचकर घुटने तक फाड़ दिया। हैवानियत की सारी हदें पार कर चुका था मनीष। सुनैना ने फिर भी उसके आगे हाथ जोड़े कि उसे छोड़ दे, वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। पर उस हैवान ने उसे बालों से पकड़ा और 2-3 बार जोर जोर से पास पड़े पत्थर पर उसका सर मारा, जिसकी वजह से वहाँ उसकी मौत हो गई। ये सब पास खड़ी मालिनी ने देख लिया, जो मनीष की गर्लफ्रेंड थी, जो कि वहाँ से गुजर रही थी। और मनीष की गाड़ी देखकर ये सोचकर उसे ढूंढने लगी कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। पर उसे क्या खबर थी कि उसे अपने मनीष की हैवानियत का नज़ारा यूँ दिखेगा। वो डर के मारे भागी वहाँ से। मनीष उसे पुकारता ही रह गया। वो अपनी गाड़ी में बैठे उससे पहले ही मनीष ने अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर उसे इतनी दूर फेंका कि उसका सिर जाकर पत्थर पर ऐसे लगा कि वहीं उसकी मौत हो गई। उसने उसकी और सुनैना की लाश उस गाड़ी में डाली और गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी से कूद गया। गाड़ी जाकर एक पेड़ से टकराई, जिससे कि गाड़ी में आग लग गई और एक धमाके में मनीष की हैवानियत का हर सबूत जलकर राख हो गया। पर कहते हैं ना कि इंसान के गुनाह छुप जाते हैं, पर कभी कभी उन गुनाहों के निशान जिंदगी भर रह जाते हैं। ऐसे ही कुछ हुआ मनीष के साथ। मनीष ये सब याद कर ही रहा था कि शशांक की आवाज़ सुनकर उसकी सोच टूटी। शशांक ने बोलना शुरू किया। उस दिन ये दोनों ही नहीं मरी थी, बल्कि और भी कोई मरा था। वो था मैं। हाँ, मैं मरा था उस दिन। मनीष ने घबराते हुए पूछा, मतलब? शशांक ने बोलना शुरू किया। जिस एस द्विवेदी से सुनैना की सगाई हो रही थी, वो मैं था, शशांक सिंह द्विवेदी। हाँ, मैं था वो। अगले दिन जब मेरी सुनैना के खो जाने की खबर मिली तो मैं पागलों सा उसे ढूंढने लगा। यहीं इसी जगह पर मेरी सुनैना ने आत्मा के रूप में मुझे तेरी हैवानियत के बारे में बताया। हाँ, यहीं इसी पेड़ पर लटक कर मैंने जान दी थी, क्योंकि मैं मेरी सुनैना से बहुत प्यार करता था। 7 साल से उसके साथ था। अब अलग कैसे हो सकता था? पर बचोगे तो तुम भी नहीं बचोगे। उसके इतना कहते के साथ ही मनीष हवा में उड़ा। मनीष चिल्लाता रहा। पहले तो उसकी कमीज की बाजू हाथ तक अपने आप फटी और सुनैना की दर्द भरी वो चीखें पूरे जंगल में गूंज गई। चीखें गूंजती रही और जैसे जैसे चीखें गूंजी, वैसे ही मनीष की चीखें बढ़ती गई और जोर से किसी ने उसे ज़मीन पर पटका और उसका पैर अपने आप मुड़ा और एक आवाज़ के साथ टूट गया। टूटने के साथ ही जंगल में अब मनीष की चीखें और गूंजी और तभी सुनैना चिल्लाई, हाँ, यूं ही मैं चीखी थी, गिड़गिड़ाई थी, पर तुझे जरा रहम ना आया। फिर उसका सर पास ही पड़े पत्थर से 3-4 बार वैसे ही टकराया जैसे सुनैना का टकराया था। वो एकदम झटके से उठा और भागा रोड की तरफ। जब पीछे पलट कर देखा तो एक गाड़ी में मालिनी आ रही थी। तब उसने सोचा कि जब पहली बार मालिनी को गाड़ी की विंडशील्ड पर देखा था, तभी यहाँ से भागकर चला जाना चाहिए था। वो ये सोच ही रहा था कि गाड़ी
एक टक्कर मारी और मनीष उछलकर हवा में उड़ गया और उसके उछलते के साथ ही मालिनी की एक चीख गूंजी और वो उसी पत्थर पर गिरा जहां मालिनी गिरी थी। सर पर इतनी चोटें लगने के बाद मनीष में चलने तक की हिम्मत ना रही। वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी शशांक के चेहरे पर एक भयानक हंसी आई और कहीं से एक रस्सी आकर मनीष के गले में लिपट गई और मनीष एक झटके के साथ खिसकता हुआ जा रहा था जब उसकी एक आखिरी चीख जंगल में गूंज गई। सुबह वहां से गुजरने वाले लोगों को उसी पेड़ पर मनीष की लाश लटकी मिली जहां 4 साल पहले शशांक की लाश मिली थी। कहते हैं ना, कुछ गुनाहों की सज़ा इस दुनिया में नहीं पर उस दुनिया में बराबर मिलती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और आप इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो इस तरह की कहानियाँ आपको हमेशा सुनने को मिलेगी। और ये काल्पनिक कहानी थी, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। अगर आपके पास भी कोई खुद की रियल स्टोरीज़ है या हॉरर स्टोरीज़ है या एक्सपीरियंसेस है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। मैं आपकी कहानी को आवाज़ ज़रूर दूँगी।